नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी अब महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन इस बीच हरियाणा से बीजेपी में बगावत की जो खबरें आ रही हैं, उनसे समझ आता है कि बीजेपी ने बहुमत तो हासिल कर ली हरियाणा में, लेकिन सत्ता को संभालना शायद उसके लिए मुश्किल होगा। अभी तक जो खबर है उस मुताबिक 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी शपथ लेंगे, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही सीएम की दावेदारी के लिए अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह जिस तरह मुखर हो रहे हैं, उसमें बीजेपी की फूट दिखाई देती है। नौबत ऐसी आ गई है कि बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। यह पहली बार हुआ है दोस्तों कि अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाया गया हो किसी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए। अभी तक ऑब्जर्वर की भूमिका नहीं निभाया था अमित शाह ने, लेकिन अब उनको ऑब्जर्वर बनकर जाना पड़ रहा है हरियाणा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है हरियाणा में सीएम पद के लिए अभी जितने दावेदार हैं उनके बीच एक मत एक राय बैठाना। 16 तारीख को होने वाली विधायक दल की बैठक में सैनी को सीएम बनाया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए ही अमित शाह ऑब्जर्वर बने हैं, पर्यवेक्षक बने हैं। और इससे नजर आ रहा है कि बीजेपी में एकजुटता की कितनी कमी है, और यही कमी इस समय एनडीए में भी दिखाई दे रही है। कल उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए सीट बंटवारे में बीजेपी ने 9 और आरएलडी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ने का जो है वो तय किया है। यानी बीजेपी को 10 में से उपचुनाव 10 में से 9 बीजेपी और आरएलडी के खाते में 1 सीट जाएगी, और इसी पर दोनों दल चुनाव लड़ेंगे। जबकि निषाद पार्टी के संजय निषाद 2 सीटें चाह रहे थे और उन्हें 1 भी सीट नहीं मिली। संजय निषाद ने कहा भी था कि अगर हमें मझवा और कटेहरी सीट नहीं मिली तो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अब देखना होगा कि संजय निषाद केवल बातों से बगावत करते हैं या कोई एक्शन भी लेते हैं। उधर बिहार में भी बीजेपी और जेडीयू सीमांचल को लेकर आमने सामने हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बिहार चलिए तो बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड सीमांचल को लेकर आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी विधायक और पार्टी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल यानी किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। बचौल का कहना है कि सीमांचल, दरभंगा, मधुबनी समेत कई जिलों में हिंदुओं की बहन बेटियों की सुरक्षा पर खतरा है, लेकिन इस पर जेडीयू की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिहार में मिलजुल कर रहते हैं। बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण है। ऐसे बयानों का कोई औचित्य नहीं है। और उधर महाराष्ट्र चलें तो महाराष्ट्र चुनाव में भी एनडीए यानी बीजेपी, शिंदे, शिवसेना और अजित पवार एनसीपी बाबा सिद्दीकी के मामले में बुरी तरह फंस गई हैं। और ये बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट, ये तीनों कहां फंसे हैं? तो बाबा सिद्दीकी के मामले में उनकी जो परसों हत्या कर दी गई थी, इस मामले में फंसे हुए हैं तीनों दल। और इसमें न केवल महाराष्ट्र सरकार बल्कि गुजरात सरकार, केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका पर जिस तरह सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद चुनावों से पहले एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मुश्किल में शिंदे गुट और अजित पवार गुट क्या बीजेपी पर दबाव बनाने का काम करेंगे, यह भी देखना होगा, क्योंकि महायुति बनाने का काम बीजेपी ने किया था। मुख्यमंत्री शिंदे हैं और हत्या अजित पवार गुट के नेता यानी एनसीपी अजित पवार गुट के नेता की हुई है, बाबा सिद्दीकी की हुई है। तो इस मामले में सबकी साख दांव पर है, ये साफ साफ कह सकते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो चुनौती एनडीए को मिल रही है, उसका सामना करना भी बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। अब तो कांग्रेस ने हरियाणा की भूल सुधार के साथ चुनाव में आगे बढ़ने का फैसला किया है। कांग्रेस की एक बैठक में केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का नेतृत्व जो है, उसने हरियाणा की हार का जिक्र करते हुए महाराष्ट्र के नेताओं को सीधे निर्देश दिया है कि गुटबाजी किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र को हरियाणा नहीं बनने दिया जाएगा। जरा सुन लेते हैं पहले नाना पटोले, महाराष्ट्र के मुखिया हैं, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। नाना पटोले इस मीटिंग के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। विधानसभा के चुनाव की पूरी रणनीति की तैयारी हुई है। अलायंस हमारा महाविकास आघाड़ी का वो ही हम सामने लेके जाएंगे और महाराष्ट्र में
हम लोग कोई भी हालत में कितनी भी गंदी नीति जो बीजेपी बार बार राजनीति में करती है, उस रणनीति को हम तोड़कर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाएंगे। सीट शेयरिंग का इशू कोई सीट शेयरिंग का इशू कोई नहीं है और महाविकास आघाड़ी करके 288 सीटें हम लोग लड़ेंगे। तो महाविकास आघाड़ी में एक मत एक साथ बने रहने के लिए क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर आला कमान ने, कांग्रेस आला कमान ने 3 निर्देश भी दिए हैं। अभी आप सुन रहे थे यहां पटोले साहब को, नाना पटोले, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने 3 स्पेशल डायरेक्टिव जारी किए हैं। वो तीनों डायरेक्टिव्स क्या क्या हैं जरा वो भी आपके सामने लाना चाहता हूं। पहला यह है कि सीएम फेस कौन होगा इस विवाद में नहीं पड़ना है, यह कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इसीलिए इस बात को लेकर न तो पार्टी के अंदर गुटबाजी करनी है और न ही गठबंधन के अंदर गुटबाजी करनी है। यह पहला निर्देश है आला कमान की तरफ से, कांग्रेस आला कमान की तरफ से। और आला कमान मतलब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दोनों का नाम पैरेलल आप लेकर चलिए। दूसरा निर्देश क्या है? दूसरा निर्देश यह है कि किसी भी तरह गठबंधन में विवाद वाली सीटों पर चर्चा न करें। जिन भी सीटों पर गठबंधन में विवाद है और उद्धव ठाकरे या शरद पवार की पार्टी दावा कर रही है, उन सीटों पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। इन सीटों को लेकर गठबंधन में विवाद की स्थिति नहीं बनानी है। यह बात यहां दूसरे निर्देश में कही गई है, दूसरे डायरेक्टिव में कही गई है। और तीसरा डायरेक्शन क्या है यहां पर? तीसरा है कि महाराष्ट्र के नेताओं को जो तीसरा दिया गया ये कि घोषणा पत्र को लेकर, जी हां, मैनिफेस्टो को लेकर आप चर्चा ना करें। यानी घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो वहां के नेता हैं वो चर्चा न करें, ये केंद्रीय नेता तय करेंगे। आप जनता के बीच कांग्रेस के किए कामों को याद दिलाएं। सिर्फ सत्तारूढ़ दल की आलोचना के सहारे न रहें, अति आत्मविश्वास का शिकार न हों और जमीन से जुड़े मुद्दों पर फोकस करें। ये बात 3 प्रमुख निर्देश दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो कांग्रेस की पुख्ता तैयारी और एनडीए में कलह के बीच क्या बीजेपी महाराष्ट्र में हरियाणा दोहरा पाएगी? आज इस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन इन सबके बीच क्या कारण है कि चुनाव से पहले दंगा, फसाद, हत्या और ऐसी घटनाएं होने लगती हैं? जरा पीछे के आप अलग अलग चीजों को देखिए, अलग अलग राज्यों के चुनावों पर गौर फरमाइए। आपने देखा कि हरियाणा का चुनाव आने से पहले हरियाणा में क्या हुआ। आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है। महाराष्ट्र में क्या हुआ परसों रात को। आपने देखा कि झारखंड में चुनाव की घोषणा नहीं हुई। झारखंड में क्या चल रहा है? झारखंड की बात करूं तो झारखंड की एक खबर और बता दूं कि आज सुबह सुबह ईडी की छापेमारी झारखंड में शुरू हो गई। इस पर हेमंत सोरेन ने अपना बयान दिया है। जरा हेमंत सोरेन के बयान को भी सुन लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हेमंत सोरेन, और क्या कारण है कि जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में तनाव है, आखिर क्यों है? जरा हेमंत सोरेन को सुनिए। मारी वाला जो कहानी है ये सब अब मतलब पता नहीं, ये अप्रत्याशित और ये नहीं है क्योंकि अब चुनाव भी है और हमारे विपक्ष के जो मुख्य सक्रिय कार्यकर्ता लोग हैं अब वो सब बाहर अपना काम। तो आप सुन रहे थे हेमंत सोरेन। चुनाव है और ईडी की छापेमारी शुरू हो गई। हेमंत सोरेन कह रहे हैं, झारखंड के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, और वो कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपने देख लिया, लेकिन इसी बीच कल से एक खबर और आई है। वो खबर बहुत चौंकाने वाली ही नहीं बल्कि बहुत दुखदाई खबर है। वो है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के बहराइच से। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के बाद उस दौरान जो कुछ हुआ, जो घटना घटी, उससे आप सब वाकिफ हैं। इस पर प्रतिक्रियाएं अलग अलग नेताओं की आई हैं और वहां भी उपचुनाव हैं। इस पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो भी महत्वपूर्ण है। जरा ये सुनिए, ये चेहरा आप पहचान रहे होंगे, ये कांग्रेस पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के अजय राय हैं और यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय उत्तर प्रदेश क्या कह रहे हैं बहराइच के मसले पर। सुनिए। बहराइच पूरी सरकार फेल है और वहां पर लगातार आगजनी बढ़ पूरी सरकार को तत्काल रोकना चाहिए। वहां एक वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और वहां पर केवल दिखावे की चीजें हो रही हैं।
कंट्रोल नहीं किया जा रहा। उपचुनाव को लेकर कैसे मिलकर लड़ेंगे भाई, तो तय मिलकर लड़ेंगे और डंके की चोट पर जीतेंगे। 10 सीटें उपचुनाव पे यहाँ मैनपुरी की करंट विधानसभा भी जहाँ आप लोग पहुंचे हैं, यहाँ पर उन्हें अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया। 6 लोग अब देखिए, वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तो बात कर रहे हैं, प्रभारी जी उपस्थित हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, जो तय करें। तो चुनावी माहौल गर्म, और उसमें बहराइच में जो दंगा फसाद हुआ उसको लेकर ये प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी की, और वो भी उत्तर प्रदेश से। उसी उत्तर प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इसी मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जरा उनको भी सुन लेते हैं, अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं बहराइच के मसले पे, और क्यों आखिर यहां उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे हरियाणा में चुनाव से पहले और अब महाराष्ट्र हो, इन सब जगहों पर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश क्यों हो रही है, उन सबको समझेंगे। आखिर अव्यवस्था का आलम क्यों है, ये समझेंगे। और जहां चुनाव हो चुके हैं वहां पर मुख्यमंत्री अभी तक शपथ क्यों नहीं ले पा रहे हैं, ये भी समझेंगे। सुनिए जरा अखिलेश यादव से। आईडी नीचे कर रोल है। बहराइच को लेकर के सबसे पहले तो मेरी अपील होगी कि जो पक्ष उसमें हैं सभी लोग कानून व्यवस्था बनी रहे उसी दिशा में काम करें। जो घटना हुई है वो दुखद है, और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहां पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए, उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। केवल बहराइच में नहीं, इसी तरह सदियों पुराना, कई सौ वर्ष पुराना मेला लगता है बनारस रामनगर में। पर्याप्त पुलिस न होने की वजह से, पर्याप्त बैरिकेडिंग न होने की वजह से, पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम न करने की वजह से बहुत से लोगों को अपमानित होना पड़ा और लाठी चली, बहुत से लोगों को चोट आई है। इधर आप उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मनमानी कर रहे हैं। लखीमपुर में किसने नहीं देखा कि विधायक के झापड़ मारा गया, और फिर क्या कार्रवाई हुई? सतीश महाना से मिलने आए थे सब। क्या कार्रवाई हुई सोचिए आप। अगर वो एफआईआर लिखाना चाहते हैं तो एफआईआर नहीं दर्ज होगी क्या? एडमिनिस्ट्रेशन को सो मोटो लेकर के नई एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। प्रशासन को खुद लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए लोगों की नजर में ये जायज संदेश कि हाँ प्रशासन काम। तो सुन रहे थे आप यहां सीधा सीधा अखिलेश यादव। बहराइच में जो कुछ हुआ कल मूर्ति विसर्जन के वक्त, दो संप्रदायों के बीच तनाव की स्थिति, और उसमें एक की जान चली गई, और उस घटनाक्रम को कैसे उकसाया गया उसी का जिक्र कर रहे थे यहां पर अखिलेश यादव। और इसी मसले पर सुबह सुबह आज प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। जरा वो भी सुन लेते हैं, देख लेते हैं प्रियंका गांधी का ट्वीट, और उस ट्वीट में बहराइच को लेकर क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। देखिए, बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास में लें और हिंसा रोकें। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में न लें और शांति बनाए रखें। यह कहा गया है प्रियंका गांधी की तरफ से, और जो कुछ हो रहा है बहराइच में उस घटनाक्रम के बारे में। लेकिन इन सब के पीछे
क्या कुछ है, सियासी संकट की ओर देश क्यों है, यही हम यहां जानने की कोशिश कर रहे हैं। और सियासी संकट इस देश में बहराइच का मामला ही नहीं है, यह मामला उत्तर प्रदेश का भी है। आज यहां, कल वहां, परसों कहीं और। यह क्यों हो रहा है ऐसा, इसके पीछे की सियासत क्या है, राजनीति क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। क्या जहां जहां चुनाव होंगे वहां वहां तनाव की स्थितियां उत्पन्न की जाएंगी, यह है या कुछ और है? अखिलेश यादव जो बात कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट कह रहे थे कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा था, क्यों लाउड स्पीकर में कुछ विशेष समुदाय के लिए उनके विरोध में गाने बजाए जा रहे थे, और ऐसा क्यों हो रहा है, इसको प्रशासन क्यों नहीं देख रहा है? ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जिन पर सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और वो क्यों नहीं ध्यान दे रहा है प्रशासन, ये यहां जानने की जरूरत है। और इसीलिए इस मसले पर चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अजय राय हो, ऐसे तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। और यह बात उत्तर प्रदेश के बहराइच की है, लेकिन एक दिन पहले आप देखिए तो यही बात इसी ढंग से एक की जान ले ली जाती है, बाबा सिद्दीकी की जान ले ली जाती है। बिल्कुल जिस दिन दशहरा का त्यौहार पूरा देश मना रहा होता है, उस वक्त जिस समय उसी महाराष्ट्र, उसी मुंबई में शिवसेना के दोनों गुट अलग अलग मैदान में अपने भाषण दे रहे होते हैं, उनके बड़े बड़े नेता, एक तरफ उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, और इसी बीच बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आप याद कीजिए कि हरियाणा के चुनाव से पहले एक 10वीं या 12वीं का छात्र था, उसकी लिंचिंग कर दी जाती है, और बिल्कुल दिल्ली से सटे फरीदाबाद में। क्यों ऐसा होता है? उससे पहले भी 2 की हत्या होती है हरियाणा में। तो चुनाव का वक्त आते ही आप क्या हम ये इस बारे में इस ढंग से तैयार रहे कि नहीं, यहां कोई ना कोई घटना होगी, और इस घटना के पीछे कौन है? चलिए, एक तो ये क्राइम वाली बात हो गई, लेकिन इस क्राइम के जरिए सियासी रोटियां कैसे सेकी जा रही हैं, और इन सब के बीच बीजेपी हरियाणा में जीत गई, ये सब जानते हैं। कांग्रेस को 11% वोट ज्यादा मिले, उसके बाद भी बीजेपी की सीटें ज्यादा आई कांग्रेस से, और उसके बाद अब बीजेपी वहां अपने मुख्यमंत्री का चुनाव क्यों नहीं कर पा रही है? और पहली दफा है कि हरियाणा में ऑब्जर्वर बनकर, पर्यवेक्षक बनकर गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं। 16 तारीख को बैठक है। इन सब के पीछे की कहानी क्या है, यही सब समझने की कोशिश करते हैं। और इन सब के बीच आज बीजेपी की भी और कांग्रेस पार्टी की भी बैठक हुई महाराष्ट्र को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं कांग्रेस आला कमान की तरफ से, वो आपने देख लिया, और क्या कुछ अंदर खाने हुआ वो नाना पटोले ने आपको बता भी दिया, वो भी आपने सुन लिया। अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर रहा था, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, हेमंत कुमार जी हैं, और संजय कुमार सिंह साहब हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। संजय जी का नाम थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, और प्रकाश जी थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, तो उनका भी हम स्वागत पहले से कर रहे हैं। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल कर रहा हूं आप सबका। पंकज जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं। बहुत कुछ रख चुका हूं इस शुरुआती 15-18 मिनट के अपने वक्तव्य में, और यहाँ कुछ ज़्यादा रखने का अब है नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर क्या कारण है पंकज जी कि चुनाव से पहले ऐसे तनाव की स्थिति, और क्या अब हम चुनावों को इसी हिसाब से देखें? अगर इसी हिसाब से देखते हैं तो क्या देश सियासी संकट की ओर बढ़ रहा है या बढ़ चुका है, यह माना जाए? कैसे देखा जाए पंकज जी? देखिए, दुर्भाग्य राजीव जी की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अभी भी सन 47 के जो उनके गुमताड़े हैं चुनाव जीतने के और लड़ने के, उसी पे कायम है। ये दुर्भाग्य है कि अब हमारे देश में नेहरू और गांधी और पटेल की वो श्रृंखला नहीं बची जो आरएसएस और बीजेपी, यानी उस समय के जनसंघ या हिंदू महासभा और आज के भारतीय जनता पार्टी के इन कुकर्मों पे नियंत्रण कर सके। एक बड़ा मजाक में लोग कहते हैं कि जब हिंदुओं के उत्सव के दौरान लड़कों को मस्जिद के सामने ही गाना बजा के नाचना है, तो
तो 2200 करोड़ का अयोध्या में मंदिर और बनारस में इतना बड़ा मंदिर और पूरे देश में जो बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं उनकी क्या जरूरत है, जब नाचना तुमको टूटी मस्जिद के सामने है। तो ये दुर्भाग्य है कि हम लोग जिनको हम छोटी घटनाएं कहते हैं, जिनको हम जो भारतीय दंड संहिता नया आ गया है उसके अकॉर्डिंगली भी देखें तो बहुत माइनर अपराध कहे जा सकते हैं कि जोर से डीजे बजाना, डीजे में कोई फलाने फलाने मारे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे वाले गाने बजाना, और एक धर्म विशेष के स्थान के ऊपर जाकर ही उसको बजाना, इसको हम बहुत सामान्य घटनाएं लेते हैं। लेकिन जब ये घटनाएं बड़े लेवल पर कन्वर्ट हो जाती हैं, उसके बाद में हम इस पर चर्चा करते हैं। आप दुर्भाग्य देखिए कि कोई भी टीवी चैनल उस वीडियो फुटेज को नहीं दिखा रहा है जो सोशल मीडिया में गली गली में घूम रहा है कि जो दुर्भाग्य से जो बच्चा मारा गया 22-23 साल का, जिसके भी 3 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी बेचारी की दुल्हन को तो मालूम ही नहीं होगा कि उसका दूल्हा क्या करने जा रहा है। वो एक घर पे चढ़ के वहां एक मुसलमान के घर में घुस के उसके झंडे को तोड़ के और उसकी जगह अपना झंडा लगा रहा है। और शलभ मणि त्रिपाठी सरीके विधायक जो मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे हूं वो ट्वीट कर रहे हैं कि चूंकि वहां के अधिकांश जो कैमरा होल्ड करने वाले लोग हैं बहराइच के, वो मुसलमान इनाम के साथ दे रहा, इसलिए वो एक तरफा फुटेज दिखा रहे हैं। ये मीडिया का और भारतीय जनता पार्टी का कर्म है। मुझको बहुत बड़ा शक है कि सरकार की इसमें अच्छी मंशा थी कि वहां पर स्थिति ना बिगड़े बहराइच में, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह से उस इलाके के छोटे से इलाके के गांव में आग लगाई गई, वहां के विलेजेस में जो हाईवेज के दोनों तरफ विलेजेस हैं उसमें सड़कों के किनारे एक जो हॉस्पिटल था लखनऊ हॉस्पिटल, इसके अलावा एक हाई रोना की एजेंसी थी, बहुत गरीब लोगों के घर से उनको आग लगा दी गई। और जो सरकार दावे करती है कि हम दंगा नियंत्रित कर पा रहे हैं, बनारस के मदनपुरा में, कौशाम्बी में, गोंडा में, जौनपुर में और कुशीनगर में, लगभग पूरे पूर्वांचल में जो नेपाल जैसे संवेदनशील इलाके से लगा हुआ इलाके हैं, उन सभी में ग्रामीण इलाकों में पिछले 2 दिनों में आगजनी, मारापीटी और ये सब हुआ है। क्योंकि यहां पर वो लड़का मर गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं कि उस लड़के को 26 गोली मारी गई, जबकि ईमानदारी की बात है कि वो जो उसका जो कत्ल हुआ है वो 12 बोर के कट्टे से हुआ। 12 बोर का कट्टा जिसके अंदर उन्होंने हाथ से भरे हुए कारतूस जो थे, छर्रे साइकिल वाले वो लगा रखे थे, उसके 26 छर्रे अलग अलग जगह लगे, गोली नहीं लगी है। हम पूर्वांचल को कितना संवेदनशील है, नेपाल से लगा हुआ, नेपाल में आईएसआई की बड़ी ताकत है। आप देखिए पूरे टीवी चैनल चर्चा कर रहे हैं कि आईएसआई की ताकत है, वहां पे बहुत सारे मदरसे बन गए हैं, इसीलिए वहां पर इतने दंगे हो रहे हैं। भाई साहब, न तो आईएसआई ने रामगोपाल पंडित जी को बोला था कि आप ऊपर चढ़ के झंडा चढ़ाओ, ना आईएसआई के लोगों ने बोला था कि तुम मस्जिद के सामने वो राम राम चिल्लाएंगे टाइप के डीजे के साथ में नारे बजाओ। अब ये पूरी तैयारी हुआ यूं कि पिछले 20 दिन से उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तैयारी गाजियाबाद से शुरू हो गई थी। गाजियाबाद में एक वो लफंगा है यति नरसिम्हा, जिसके खिलाफ 2 बार गुंडा एक्ट की कार्रवाई के लिए तैयारी हो चुकी, उसको पुलिस बचा के रखे हुए। वो हजरत मोहम्मद साहब के बारे में बार बार अभद्र भाषा बोलता है, उसको लेकर वेस्टर्न यूपी के कई इलाकों में तनाव हुए, पत्थर चले, मुरादाबाद तक में झगड़े हुए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कल नंदकिशोर गुर्जर जो एमएलए है, वो NH9 जो मेरठ एक्सप्रेस वे जिसपे सब लोग 150 रुपए पैसा देके चढ़ते हैं, उस पर वो सभा कर रहा है। तो ये मुझको शक है कि ये सरकार ईमानदारी से चाहती है कि इस प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव ना हो, क्योंकि सांप्रदायिक तनाव ही उनके वोट की फसल है। बिल्कुल। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का भाई बिल्कुल साफ है। वो जिस तरीके से जीते हैं, अभी जिन 20 सीटों पर चर्चा चल रही है विवाद में,
0.85% वोट के अंतर से जो ये इतनी सीटें जीते, और जिन सीटों पर लगभग 20 सीटों पर बहुत साफ साफ दिख रहा है कि गड़बड़ियां हुई हैं। जी। तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत समझ में आ गया कि यदि ईमानदारी से चुनाव होते रहे तो इनके हर राज्य से जीतने की संभावना नहीं है। इसलिए जो इनके जो पुराने द्वंद्व फंद हैं सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के, उसको तो लगता है महाराष्ट्र के लोगों को और सतर्क होना चाहिए। महाराष्ट्र में बहुत गंभीरता से काम करना होगा। महाराष्ट्र में अभी कुछ दिन पहले वो जो बीजेपी के प्यारे भाईजान हैं हैदराबाद वाले, उनके एक जनाब ने पूरी रैली निकाल ली थी, बंबई तक गाड़ियों की रैली, और उसको बाकायदा ठेका दिया गया कि पूरा मीडिया उसको प्रॉपर कवर करे, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया में ही तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना बताना चाहती। तो महाराष्ट्र इस समय बहुत संवेदनशील है, और इस समय जो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की आज एंजियोप्लास्टी हो रही है, हो चुकी होगी शायद, और इस पोजीशन में नेक्स्ट 15 दिन उनको बाहर प्रचार करना बहुत मुश्किल होगा। तो इस समय कांग्रेस और एनसीपी की ज्यादा जिम्मेवारी है कि वो संवेदनशील सांप्रदायिक घटनाओं पे, तत्वों पर कड़ाई से निगाह रखें और उनको उभरने न दें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत बहुत कुछ यहाँ पे इन घटनाक्रमों पर का जिक्र हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ देश की सियासत, और सियासत जो है वो संकट की ओर, यानी देश जो है वो कहीं ना कहीं सियासी संकट की ओर है, वो यहाँ साफ समझ में आता है। बहराइच की बात हो या बात कहीं और की हो, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें, इन सब की बात, तो जरा आवाज बाहर से आ रही है, आवाज ठीक कीजिए। और सबसे बड़ी चीज यहां पे जरा आना चाहता हूं हेमंत जी आपके पास। हेमंत जी, ये बहराइच हो या उधर बाबा सिद्दीकी की हत्या हो या कुछ और, इसके कारण किंतु परंतु इन सब पे हम न जाते हुए, इससे जरा देश की सियासत और सियासी हालात की चर्चा जरूर करना चाहेंगे। आप कैसे देखते हैं इसके जरिए, क्या अब पॉलिटिक्स में कुछ बचा है? इसके जरिए क्या अब पॉलिटिक्स में आप और कुछ अच्छा कर पाते हैं? क्या यहां से आपको लगता है, आपको मतलब मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं पार्टियों के लिए कह रहा हूं, कि लगता है कि महाराष्ट्र में विजय पताका लहरा देंगे, इधर 10 सीट हम जीत जाएंगे उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हैं उसके, या हरियाणा में जो कुछ हुआ उसको लेकर जो उत्साह आपका चरम पे है, लेकिन वहां भी आपकी ही पार्टी के 2 अलग अलग गुट हैं, जो मुख्यमंत्री अनिल विज अलग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, राव इंद्रजीत अलग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये सारी चीजें क्या खत्म हो जाएंगी? हेमंत जी। धन्यवाद राजीव जी। बहराइच में जो हो रहा है वो कोई अलहदा नहीं है, बल्कि पूरी उसकी क्रोनोलॉजी देखनी पड़ेगी, तब चीजें साफ होंगी। सबसे पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि बहराइच में कोई दंगा नहीं हो रहा है, बल्कि यह भाजपा और संघ प्रायोजित हिंसा है, जिसे सरकार और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। और ये इस वजह से हो रहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर के और आरएसएस प्रमुख का जो अभी रवैया है, आरएसएस प्रमुख ने जो भाषण किया था विजयादशमी के दिन, और जिस तरह से उसको ट्वीट किया था प्रधानमंत्री ने, वो पूरा एक तरह से वो संकेत है कि देश को किस दिशा में ले जाना है। ये बहराइच ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जिस गाने की चर्चा कर रहे थे अभी पंकज जी, इस तरह के गाने हर प्रत्येक, खास करके जो हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, उन राज्यों में गांव-गांव में इस तरह के कैसेट आपको दशहरा में, रामनवमी के दौरान बजते हुए मिल जाएंगे। मैं मुजफ्फरपुर का रहने वाला हूं, बिहार के मुजफ्फरपुर का। हमारे यहाँ 2 साल पहले जो रामनवमी के दिन घटना हुई थी, 3-4 ब्लॉक के क्षेत्र में, वहाँ ये मदरसों, ये मस्जिदों पर चढ़ करके, और ये रामनवमी के जुलूस में जो लफंगे शामिल थे, उन लोगों ने वहाँ उस पर भगवा फहरा दिया था। और ये मुजफ्फरपुर में ये घटना हुई थी, और उसको लेकर के काफी तनाव वहां पर हुआ था। तो ये पूरा इनका पूरा मॉडस ऑपरेंडी जो है वो पूरे देश के लिए एक तरह का है।
और ये मुसलमान वो अपने घर से में भी बैठे रहेंगे, ये उनके घर पर चढ़ करके उनको मारेंगे पीटेंगे, ये इनकी मंशा है। इनको ये नहीं देखना है कि ये कोई दंगा तब होता है जब दो तरफा कुछ होता है। यहाँ दो तरफा कुछ नहीं हो रहा है। वहां आप देखिए कि जो लड़का मारा गया है वो एक छत पर चढ़ करके, एक मुसलमान के घर पर चढ़ करके उसके झंडे फाड़ रहा है, उसकी रेलिंग तोड़ रहा है। और जो इसकी जांच अगर हो तो पता चलेगा कि जिन लोगों ने उकसा करके उसको चढ़वाया उस घर पर, उन्हीं लोगों ने उसको गोली भी मारी है। अगर जांच में ये बात सामने आएगी तो ये इन लोगों का तरीका है पर रहेंगे, फिर भी उनको निकाल करके उनके खिलाफ हिंसा की जाए। तो ये तरीका जो अपनाया गया है, इसको ये एक तरह से इंडोर्समेंट मिल रहा है, इसको एक तरह से आगे लीड किया जा रहा है ऊपर से। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, जो संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, तब तो आप देश के कुछ लोगों को छांट रहे हैं। तो ये माहौल जो पूरा बना रहे हैं, ये एक तो चुनाव जीतना चाहते हैं। मान लीजिए कि आप सभी चुनाव जीत जाएं, उपचुनाव जीत जाएं, आप महाराष्ट्र जीत जाएं, झारखंड जीत जाएं, लेकिन इस देश का नागरिक अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है आज की तारीख में। जिस तरह का रवैया है प्रशासन का, उस रवैये को देखते हुए साफ लग रहा है कि प्रशासन जो है चाहता है कि यह देश हिंसा में जलता रहे। इस देश में और किसी चीज पर, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी पर चर्चा नहीं हो, इसलिए ये पूरा विमर्श पलट देना चाहते हैं, इसलिए इस दिशा में पूरे ले जा रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये तो जो हिंसा को लेकर के जो पूरी इनकी जो क्रोनोलॉजी है, जो पूरे देश में ये ऐसा ही चाह रहे हैं। प्रत्येक राज्य में आप देखिए कि इस तरह की घटनाएं, प्रायोजित घटनाएं हो रही है हिंसा की, और उसको दंगा का रूप दिया जा रहा है, जबकि वो प्रशासन और सरकार के संरक्षण में हो रहा है। उसमें संघ और बीजेपी के लोग शामिल हैं। तो और दूसरी ओर आप देखिए कि जो राज्यपाल इनके हैं वो क्या कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री के साथ किसी सार्वजनिक मंच को साझा नहीं करूंगा। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनसे जो उमर अब्दुल्ला मिलने के लिए जाते हैं, तो वो चेहरा ऐसा बना करके उनसे मिलते हैं जैसे लगता है कि कौन सी आफत आ गई है, कौन सा आदमी सामने आकर खड़ा हो गया हुआ है। तो ये जो पूरा ये आप बॉडी लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो उसे साफ साफ लगता है कि एक तो जनता के बीच में आपको हिंसा और नफरत का माहौल बनाना है, दंगा करवाना है। दूसरी ओर जो विपक्ष है उसको डिमीन करना है, विपक्ष को भी साइडलाइन करना है। विपक्ष जीत करके आ जाए फिर भी उसको कोशिश करनी है कि उसको सरकार न चलाने दिया जाए। ये जो रवैया है ये पूरा खतरनाक है इस देश में, कि इस देश की डेमोक्रेसी के लिए और इस देश के आम आवाम के लिए, इस देश की साझी विरासत को लेकर के और इस देश के जनतंत्र को लेकर के ये बहुत बड़ा खतरा है। और ये बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। जो कुछ इसमें हो रहा है वो सरकार की जानकारी में हो रहा है। सरकार का रवैया बिल्कुल एक तरफा है, उसमें सरकार कानून व्यवस्था नियंत्रित करने की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप जो अखिलेश यादव, अब लोगों को बोलने में भी डर लग रहा है। अखिलेश यादव जो कितना कंट्रोल करके बोल रहे हैं अपने आप को, अजय राय वो जो बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए कि माहौल किस तरह का बना। ये चाहते हैं, बीजेपी की सरकार चाहती है कि यही इसी तरह का माहौल बना रहे। हमारे यहाँ बिहार में आप देखिए हरिभूषण ठाकुर बचौल जैसा उनका उपनाम है, उसी तरह बाचाल हैं। वो फालतू बातें बोलना उनकी फितरत में शामिल है। जुलाई महीने में निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया कि बिहार के सीमांचल के कुछ जिलों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। उस पर हरिभूषण ठाकुर बचौल ने उसमें भी बयान दिया था, उसको लेकर के काफी निंदा हुई थी। जेडीयू के लोगों ने इसको काफी इस पर नाराजगी जताई थी और अभी फिर वो बयान दे रहे हैं। तो आप देख लीजिए, बहराइच में दंगा होता है, यहाँ बिहार में एक विधायक क्या बोलता है कि ये जो इलाके हैं यहाँ हिंदुओं की बेटी बहुओं की इज्जत खतरे में पड़ गई है। 20 साल से तुम सरकार चला रहे हो, 20 साल से सरकार में साझेदार हो और उसके बाद कहते हो कि सीमांचल में वहां हिंदुओं की माँ बहन और बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ गई है। ये सीधा सीधी एक मुसलमानों को टारगेट करना है, तनाव का माहौल बनाना है, जवाबी कार्रवाई का इंतजार करना है। तो वहां कोई समुदाय नहीं लड़ रहा है, बल्कि बीजेपी का संगठित गिरोह, संघ का संगठित गिरोह इसमें काम कर रहा है। इसको अलग अलग मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री, विधायक, सांसद
सब लोग इसको एक तरह से इंडोर्समेंट दे रहे हैं, पूरे देश में ये माहौल है। और अंतिम बात कि जो बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है वह राजनीतिक हत्या है और वह चुनाव से जुड़ा हुआ मसला है। और जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात में ले जाकर रखा गया है, देश में सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ जेल है और उसको सुरक्षित से उठा करके वहां रखने की क्या जरूरत है, और उसको दूसरी जगह ट्रांसफर करने से पर रोक लगा दिया गया है। इसका क्या मकसद है? मकसद ये है कि लॉरेंस बिश्नोई को नियंत्रित करना है, उससे अपने मन मर्जी से काम करवाना है, इसलिए वहां रखा गया है। और बाबा सिद्दीकी की हत्या बिल्कुल राजनीतिक हत्या है, यह चुनाव से जुड़ा हुआ मसला है। जी जी, बहुत सारी बातें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप बिहार का कह रहे थे, उसमें ये हरिभूषण ठाकुर बचौल जो हैं वो केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, पहले भी रख चुका हूं, लेकिन फिर भी कि बिहार का जो मुस्लिम बहुल एरिया है सीमांचल, उसमें किशनगंज है, अररिया है, पूर्णिया और कटिहार है, इसको मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? उसके पीछे उनकी दलील ये है कि दरभंगा, मधुबनी और सीमांचल इन ज़िलों की जो हिंदुओं की बहन बेटियां हैं उनकी सुरक्षा खतरे पर है। ये बीजेपी के नेता हैं और अब आप आइए, बीजेपी और जेडीयू दोनों सत्ता में एक साथ है और सही कह रहे हैं 22 साल से सत्ता में है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन, मेरे ही हम नाम हैं, उनका कहना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिहार में मिलजुल कर रहते हैं, बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण है, ऐसे बयानों का कोई औचित्य नहीं है। अपनी सरकार में दोनों सिर फुटबॉल एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि इसके जरिए आप आगे क्या बढ़ाना चाह रहे हैं, कैसे सियासी हालात को आप कहीं ना कहीं भटका कर उस दिशा में लेके जाना चाहते हैं जहां कहा जाए कि ये नाजुक स्थिति में पहुंच चुका है मामला। अभी आप तस्वीर देख रहे थे अखिलेश यादव की, इसी स्क्रीन पे अखिलेश यादव की बाइट को भी आपने सुना। बहराइच के मसले पे बिल्कुल सही कह रहे हैं हेमंत जी कि बहराइच के मसले पे बहुत संभल के अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने बाबा सिद्दीकी की हत्या पे भी अपनी बात रखी है, बहुत संभल के रखी है। आखिर इतना संभलने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसको जरा सोचिए। आना चाहता हूं संजय जी आपके पास। संजय जी, जरा आपसे समझूं, महाराष्ट्र और इधर चलें बिहार, इन सब की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी अभी हरियाणा का चुनाव बीता है। बल्ले बल्ले बिल्कुल आपने देख लिया कि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में नरेंद्र मोदी पूरे गर्व से भाषण दे रहे थे, फूलों की बारिश हो रही थी, ये सब हम लोग हर बार देखते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई है। ओथ सेरेमनी के बारे में भी एक खबर चलाई गई, खबरों के मुताबिक 17 तारीख को लेंगे वो शपथ नायब सिंह सैनी। लेकिन अभी अगर सब कुछ इतना ही ठीक था तो देश के गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर बनकर क्यों जाना पड़ा, क्यों जा रहे हैं मुख्यमंत्री चुनने के लिए, विधायक दल का नेता चुनने के लिए? क्या सब कुछ ठीक है या गड़बड़ है, ये तो समझना होगा। और जब मुख्यमंत्री की बात आ रही है तो एक राज्य और है जम्मू कश्मीर, वहाँ मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है वो अब 16 तारीख को है, सुबह 11:30 बजे शेर कश्मीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और इसी पर अभी से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है उमर अब्दुल्ला ने और लिख रहे हैं, वॉज प्लीज टू रिसीव द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू LG मनोज सिन्हा जी। ही हैंडेड ओवर अ लेटर फ्रॉम द ऑफिस ऑफ LG जो वहाँ के हैं जम्मू कश्मीर के J&K, इन्वाइटिंग मी टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन JK जम्मू एंड कश्मीर। ये यहाँ लिख रहे हैं कि मुझे वो चिट्ठी मिल गई LG के सेक्रेटरी की तरफ से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तरफ से, प्रमुख सचिव की तरफ से, और वो चिट्ठी में ये कहा गया है कि आप आइए और सरकार बनाइए, जम्मू कश्मीर की सरकार आप बनाइए। तो ये यहाँ मिल गया। लेकिन क्या ऐसी ही कुछ हम लोग बहुत जल्दी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं हरियाणा के लिए, या हरियाणा में सब कुछ बल्ले बल्ले अपने हिसाब से चलेगा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, जरा यहीं से शुरुआत करना चाहता हूं। संजय जी, कैसे देखते हैं आप हरियाणा को? वो बोल दो कि संभल कर क्यों बोल रहे हैं। नेताओं के संभल कर बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो डर गए, लेकिन जो स्थितियां हैं उसमें कोई भी सिरफिरा 500 रुपये मिलता है कट्टा,
खरीद लाएगा या उसको कोई भी दे देगा और मार देगा। तो हम ऐसा बोले, माने अव्वल तो हम विरोधी हैं, तो नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं और वो महान हस्ती हैं और वो हिंदुत्व का भला कर रहे हैं, देश को विकास कर रहे हैं वगैरह वगैरह। जो प्रचार किया गया है उसमें हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहते हैं, उनके खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, तो हम वैसे ही निशाने पे हैं। अब उसमें हम ऐसा कुछ क्यों बोले कि सीधे किसी को नाराज करें, और किसी को से मेरा मतलब है किसी सिरफिरे को जिसको अकल बुद्धि है ही नहीं। तो ऐसी बात बोलने से वाकई बचना चाहिए और वाकई डरना चाहिए। ये कोई अकलमंदी नहीं है कि आप जानते बूझते छत पर से कूद जाएं कि अगर मुझे भगवान चाहेगा तो बचा ही लेगा। तो मुझे लगता है कि डरने का कारण ये है कि कानून व्यवस्था की स्थिति है ही नहीं और कोई किसी को मार दे, कोई एक्शन होना नहीं है। इस तरह की हिंसा जो अभी हो रही है, जो आमतौर पे चुनाव के पहले बीजेपी करवाती रहती है और बहुत पुराना है, बहुत पहले से चला आ रहा है और उसमें अब कुछ बोलने बताने साबित करने की जरूरत नहीं है। उस तरह की हिंसा में कम से कम दिखावे के लिए ये तो जरूर कहा जाना चाहिए ना कि भाइयों आप लोग कानून अपने हाथ में मत लीजिए। आप गुंडों, बदमाशों, डकैतों का नेता हो सकते हैं, सबको समान अधिकार है, कानून सबके लिए समान है। जब तक कोई दोषी अपराधी नहीं पाया जाता है तब तक उसको अलग नहीं किया जा सकता है वगैरह वगैरह। तो ठीक है, आप सबका नेतृत्व कीजिए, तमाम मुस्लिम विरोधियों का नेतृत्व कीजिए, लेकिन उनको ये तो सिखाइए कि कानून हाथ में मत लो। और ये उनके हित में है कि अगर वो कानून हाथ में लेंगे तो जेल जाएंगे, पकड़े फंसे जाएंगे, तो पुलिस कितनी बार बचाएगी। लेकिन हालत ये है कि जो लोग मारे जाते हैं वो जब छूट जाते हैं या उनका देहांत होता है, छूट जाते हैं तो सम्मान होता है, और अगर देहांत हो जाए तो उनको तिरंगे में लपेट के जलाए वो कर दिया जाता है, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। और हालत ये हो गई है कि रतन टाटा को सरकारी सम्मान में मिला मरणोपरांत और उसकी खबर तक नहीं छपी, उसे लोगों ने इंपॉर्टेंस नहीं दिया कि उनका पूरा राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार हुआ। और 3 राज्यों ने वो की थी, राजकीय शोक की घोषणा की थी, वो भी खबर कहीं छोटी सी छप गई। जबकि पहले ये होता था कि सारी खबर निधन की खबर के साथ ही छपती थी कि उनका निधन हो गया, यहाँ इतने तारीख को निधन हुआ, इस पे फलाने सरकार ने राजकीय शोक की घोषणा की है, अंतिम संस्कार ऐसे ऐसे किया जाएगा, यहाँ किया जाएगा वगैरह वगैरह। ये सब खबरें अलग अलग छपी और रतन टाटा के केस में अगर नहीं ढंग से छप रही है तो आप समझ लीजिए कि क्या हालत होगा। तो राजकीय सम्मान की इज्जत खत्म हो गई है, क्योंकि जो चाहे वो तिरंगे में लपेट दे किसी को भी। तो ये सब हो रहा है और उससे सब चीज की स्थिति खत्म हो गई है। और सरकार अगर जनता के लिए कोई काम कर रही है, ये तो कहीं दिखता ही नहीं है। सरकार ने जीएसटी वसूली की, बीजेपी को इतने पैसे चंदे में मिला, आरएसएस की बिल्डिंग बन गई, यही सब तो खबरें हैं। जनता के लिए सरकार ने क्या किया। अभी 1-2 दिन पहले खबर थी कि एक आदमी को बंबई के एक बेकरी वाले ने केक दिया कि शारजाह में ले जाके किसी को दे देना, और उस केक में नशे की वो था और उसके लिए वो पकड़ा गया। 20 महीने से जेल में है, शारजाह की जेल में। और विदेश मंत्रालय को जो ईमेल भेजा गया है इस संबंध में, कई ईमेल भेजे गए हैं, उसका जवाब नहीं दिया गया है। अंत में किसी सांसद ने सिफारिश की विदेश मंत्री से, तो इंडियन एक्सप्रेस ने पता करने की कोशिश की कि उस सिफारिश का क्या हुआ, तो पता चला कि कोई खबर ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। तो 20 महीने से एक भारतीय नागरिक शारजाह की जेल में फंसा दिया गया है, दूसरे साथी ने उसको फंसाया और भारतीय नागरिक ने फंसाया है, और सरकार उसकी मदद नहीं कर रही है। ये सरकार का बुनियादी काम है। पूरा विदेश मंत्रालय, पूरा दूतावास सब इसीलिए होता है कि भारतीय नागरिक को जरूरत पड़ेगी तो करेगा। अगर विदेश में कोई नागरिक फंस जाता है तो उसका घर परिवार क्या कर सकता है, कुछ नहीं, सब सरकार को ही करना है। इस केस में पुलिस ने कहा है कि हम जो कर सकते थे सब कर दिया, अब सरकार को करना है, और सरकार वो नहीं कर रही है। और जब सरकार नागरिक के लिए काम नहीं कर रही है तो जो कर रही है वो हम देख रहे हैं। लेकिन उसको चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने के लिए वो जीत भी जा रही है। जीतने के लिए ईवीएम का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसका पता इससे चलता है कि जब पिछले चुनाव लोकसभा चुनाव में जब सीटें कम हो गई तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया, और इस बार जब कहा जा रहा है कि ईवीएम से जीत गए तो कोई ये नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री ने अभी तक तो कुछ नहीं कहा है ईवीएम के बारे में, अब ईवीएम पे वो चुप है। और तब कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो चुनाव की क्रेडिबिलिटी खराब कर रहा है। तो बीजेपी या प्रधानमंत्री या कांग्रेस या संघ, अब संघ प्रमुख ने कहा हिंदू एकजुट हो। किस लिए एकजुट हो? मुसलमानों को मारने के लिए? किस लिए एकजुट होना है? पुलिस प्रशासन सब है, वो कमजोर पड़ गए हैं। बिल्कुल,
हम अकेले भी रहे हिंदू कमजोर पड़ गए हैं। 80 और 20 का नारा, 80 हैं हिंदू, 20 फिर भी कमजोर पड़ गए। अल्पसंख्यक हैं, फिर भी कमजोर हैं, इसलिए बोल रहे हैं। तो ऐसी बट ऐसी गए बातें हैं। हो रही हैं, वो बट ऐसी गए हैं। ऐसी बात क्या हिंदू बताएं बन संजय गया। जी, बहुत दुखद है। पुलिस प्रशासन में, आम नागरिक में, सरकारी अधिकारी में और नेता में जी सब यही तो मतलब हद कर रखी है इन लोगों ने। और जो हरियाणा की जहां तक बात है, तो आप चुनाव तो जीत गए। अब जब आप चुनाव जीत गए और उन लोगों के दम पर जीतेंगे चुनाव जो बाहर से आयातित हैं, दूसरे दल से हैं, तो आपकी पार्टी वाला तो क्लेम करेगा ही कि हमें भी चाहिए कुछ, हमें भी मलाई खाना है। और जाहिर है उसने काम भी किया है, तभी वो भी जीत के आया है, तो वो तो एक्सपेक्ट करेगा ही, तो कर रहा है। लेकिन आपको देना उसको है जो आपको जिताता है, और आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी है। तो सब जगह ये है कि एक दो आदमी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो चाहे वही होना चाहिए हर राज्य में। तो वहां वो जिसको चाहे वही मुख्यमंत्री बने। और जो इलेक्शन जीत कर आया है उसको नहीं पता, या उसको इससे क्या मतलब है कि बाकी सीटें कैसे जीती है, बहुमत कैसे आया, बहुमत कैसे आया। मुख्यमंत्री बनना है तो आए। और आप ही हवा दे रहे थे कि कांग्रेस से मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और उसमें कितना विवाद है। तो ये तो अखबारों और मीडिया की मेहरबानी है कि ये सारी चीजें पब्लिक में जा नहीं रही है, या पब्लिक को वैसे बताया नहीं जा रहा है। हम आप किस लिए बैठे हैं संजय जी? अखबार मीडिया छोड़ दीजिए ना, हम आप बैठे हैं ना, छोड़ दीजिए अखबार। अखबार तो हम भी रोज छापते हैं, है ना, तो अपना काम कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। और इंडियन एक्सप्रेस ने क्या छापा, या दैनिक जागरण ने, दैनिक भास्कर ने क्या छापा, छोड़ दीजिए उसको। देशबंधु ने क्या छापा उसको जरा देख के बताइए, तो आपको मैं बताता हूँ कि ये सारी चीजें अपडेटेड मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज कि और कहीं मिले ना मिले, हमारे संपादकीय में तो मिल ही जाएंगी ये चीजें जिन पर बात होनी चाहिए। और नहीं तो कम से कम यहाँ इस मंच पे तो मिल ही जाएंगी। उम्मीद यही करता हूँ कि कोई भी खबर ना छूटे, हमारे चैनल के जरिए हर खबर आप लोगों तक पहुँचे। अभी 2-3 खबरें और भी हैं। वक्फ बोर्ड की आज मीटिंग चल रही थी। वक्फ बोर्ड के लिए जेपीसी का गठन हो गया, आप लोगों को पता होगा। मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में बवाल मचाया गया, तो विपक्ष ने उसको बायकॉट किया है। वक्फ बोर्ड की मीटिंग में कहीं ना कहीं हर बार आप देखिए कि विपक्ष को बायकॉट क्यों करना पड़ रहा है। आप लेके आते हैं वक्फ बोर्ड के बिल लेके आते हैं, संशोधन बिल, उसके बाद खुद ही कहते हैं, एक पर्ची आती है और फिर कहते हैं इसको जेपीसी के पास भेज दो, खुद ही जेपीसी के पास भिजवाते हैं। किरण रिजिजू का भाषण आपको याद होगा पार्लियामेंट में। और उसके बाद अब जेपीसी का गठन, उसमें भी बवाल क्यों मचाया जा रहा है। तो देश में जो सियासी संकट है, इसमें बहुत सारे अलग अलग रूप हैं। उधर कनाडा के साथ में आपके संबंध बहुत खराब हो गए। अभी खबर यह है कि कनाडा से अपने तमाम राजनयिकों को आप वापस बुला रहे हैं। अभी की खबर मैं बता रहा हूं, कनाडा के उच्चायुक्त को भारत का विदेश मंत्रालय बुलाया, फटकार लगाई, और उसके बाद भारत ने कह दिया तो कनाडा के साथ आपके संबंध खराब हो गए। आपके संबंध किसके साथ अच्छे हैं? जितनों के साथ अच्छे थे उन सबके साथ आपने, अपने पड़ोसी देशों के साथ तो आपने खराब कर ही लिए हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो कि नेपाल हो कि भूटान हो कि म्यांमार हो। इन सब का नाम इसलिए ले रहा हूं पहले क्योंकि चीन, पाकिस्तान, ये सब तो है ही लाइन में, या श्रीलंका हो, किसके साथ आपके रिलेशन ठीक है। और इन सब में अगर देखा जाए तो देश में ही जो विपक्षी दल हैं, क्या उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं? पक्ष और विपक्ष तो साथ में मिलकर सरकार चलाते हैं, क्या अच्छे हैं रिलेशन? सत्ता पे आप काबिज हैं, लेकिन विपक्ष को आप बिल्कुल जूते के नीचे रख करके चाहेंगे कि नहीं ये तो बस हो गया, तो ऐसे नहीं चलता है। आज आप ऊपर हैं, कल आप नीचे जा सकते हैं। आज आपके पास कुर्सी है, आप कुर्सी पे बैठे हैं, कल को आपकी कुर्सी जनता छीन लेगी, तब कहां जाएंगे। और इस देश में ये लोकतंत्र है, हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कल ही मैं बोल रहा था, तेलंगाना में सरकार किसकी है? आपकी सरकार नहीं है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। सरकार इधर आप कई जगहों पे, आप तमिलनाडु में देखिए क्या आपकी सरकार है, केरल में क्या आपकी सरकार है, कर्नाटका में क्या आपकी सरकार है। तो इसलिए ये समझने की जरूरत है कि या दिल्ली देश की राजधानी, या पंजाब आपकी सरकार क्या नहीं है। तो ये सब कुछ, और इन सब के बीच अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरफ मैं इस चर्चा को लेके जाना चाह रहा हूं। चर्चा ये है, और उस दिशा में इसलिए ले जाना चाहता हूं। सुबह सुबह आप लोग भी ब्रेकिंग कर रहे थे, हरियाणा बल्ले बल्ले हो गया। हरियाणा में 11% कांग्रेस के वोट बढ़ने के बाद भी कांग्रेस सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई।
उसके पीछे ईवीएम और बाकी कहानियां, वो सारी चीजें जो हैं उसको भी थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं। उस पर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल जो करेंगे उन खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारा काम तलवार भांजना नहीं है, पहले बता चुका हूं। हमारा काम है खबरों का आदान प्रदान करना, जो खबरें चल रही हैं वो आप तक पहुंचाना। यह काम कांग्रेस का है कि आखिर वो क्यों हारी, और उसमें ईवीएम में अगर कहीं घोटाला है, गड़बड़ है, तो ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस मुहिम क्यों नहीं छेड़ रही है। कांग्रेस के तमाम नेता ऊपर से लेकर नीचे तक ईवीएम के बारे में, इसके खिलाफ बातें क्यों नहीं कर रहे हैं, ये चर्चा का विषय है। और ये मैं भी कई बार कांग्रेस के नेताओं से और खुद भी ये सोचने के लिए मजबूर होता हूं कि आखिर राहुल गांधी इसके खिलाफ माहौल क्यों नहीं छेड़ते हैं। एक यात्रा कर लें ईवीएम के खिलाफ, एक माहौल बनाने की कोशिश करें कि हाँ ईवीएम में या चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं धांधली करवा रहा है। तो इसमें चुप्पी क्यों है? इसमें जो भी चीजें आती हैं बहुत सतही ढंग से आती हैं। कुछ लोग हमारे पास भी मैसेजेस भेजते हैं, हमको कहते हैं कि ईवीएम के खिलाफ माहौल बनाइए। हम क्या, हम यहां बैठ करके समाचार देने के लिए भाइयों, हम यहां पर सिविल सोसाइटी नहीं है जो जाकर के जंतर मंतर पे हंगामा खड़ा करेंगे। आप हंगामा खड़ा कीजिए, हम उस मामले को और आगे तक पहुंचाएंगे। प्रसार करना हमारा काम है, वो हम करेंगे। लेकिन मैं यहां बहुत दुखी हो जाता हूं जब एक मसला आता है और उसके बाद दूसरे मसले पे आपके ही बड़े बड़े नेता चुप्पी साध लेते हैं। राहुल गांधी कहां हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं ईवीएम पे? बोलना तो चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद क्यों नहीं बोला गया इस पे? दिग्विजय सिंह कुछ बात करते हैं, उसके बाद चुप्पी हो जाती है। तो मध्य प्रदेश चुनाव के बाद ये सारी चीजें हैं और इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन इन सब से, इसलिए मैं इसको अभी किनारे रख रहा हूं। अमलेंदु जी, जिस सवाल पे आ रहा हूं, सवाल यह है कि आखिर हरियाणा में क्या चल रहा है। पहली दफा ऑब्जर्वर बनके देश का गृह मंत्री जा रहा है, अमित शाह जा रहे हैं हरियाणा में। देश का गृह मंत्री, उनको काम करना चाहिए, उनको बहराइच की घटना पे काम करना चाहिए, उनको काम करना चाहिए बाबा सिद्दीकी जैसा हाल और किसी का ना हो जाए, इस पे ध्यान देना चाहिए। वो जा रहे हैं, नायब सिंह सैनी रहेंगे या उधर अनिल विज होंगे या राव इंद्रजीत होंगे, कौन होगा मुख्यमंत्री ये तय करने के लिए, और उसके लिए सप्ताह भर का टाइम लगाना पड़ रहा है। चल क्या रहा है अमलेंदु जी? राजीव जी, फॉग चल रहा है बीजेपी में, और बीजेपी में धुंध ही धुंध है। 70 सालों में पहली बार अमित शाह जो है वो ऑब्जर्वर बनकर जा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के सब कुछ काम 70 सालों में पहली बार होते हैं। तो अमित शाह भी 70 साल में पहली बार गृह मंत्री बनने के बाद किसी राज्य में ऑब्जर्वर बनकर जा रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री का चुनाव करने। और राजीव जी, आप देखिए 3 बार जो है स्थगित हो चुका है कार्यक्रम नायब सिंह सैनी का। पहले बताया जा रहा था कि 12 अक्टूबर को होगा, फिर मालूम पड़ा कि 15 अक्टूबर को होगा, अब आया है कि 17 अक्टूबर को होगा। और आज की तारीख तक नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता नहीं चुने जा सके, जबकि अमित शाह ने बाकायदा पूरे चुनाव के दौरान कहा था, जब सवाल पूछा गया था कि नायब सिंह सैनी ही हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है और अगर चुनाव के बाद सरकार बनती है तो नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे। अगर राजीव जी अमित शाह के कहने के बाद पूरे चुनाव भर राव इंद्रजीत सिंह ये दावा ठोकते रहे कि मुख्यमंत्री दक्षिण हरियाणा से होगा, अगर अनिल विज ये कहते रहे कि वो सबसे ज्यादा सीनियर हैं, लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, और यहाँ तक कि उन्होंने चुनाव से ठीक पहले ये कहा कि अगर सब ठीक रहा, पार्टी की सरकार बनी और पार्टी चाहेगी तो अगली मुलाकात पत्रकारों से मुख्यमंत्री निवास में होगी, ये अनिल विज ने कहा। तो अगर अमित शाह का इतना खौफ है, इतने बड़े चाणक्य हैं, मोदी जी का इतना खौफ है और 56 इंच की छाती है, तो अनिल विज या राव इंद्रजीत सिंह की पूरे चुनाव के दौरान खुद को मुख्यमंत्री की तरीके से पेश करने की हिम्मत कैसे हुई? आज भी राजीव जी जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, हालांकि राव इंद्रजीत सिंह ने मीडिया के सामने आकर खंडन किया है, लेकिन खबरें कि 11 विधायक जो हैं वो राव इंद्रजीत के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही, और उनसे मुलाकात हुई है। तो यानी अगर आपके मन में कुछ नहीं है तो आपको विधायकों से मुलाकात करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? यह बयान क्यों देना पड़ रहा है कि मैं सब ठीक ठाक है, मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं? अगर आपको ये बयान देना पड़ रहा है तो इसका मतलब राजीव जी साफ है कि आप दावेदार हैं और आपकी वजह से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। और फिर चुनाव के तुरंत बाद, भाई ठीक है आप दावेदार नहीं है, आपने एक निजी समाचार चैनल से ये क्यों कहा कि मुख्यमंत्री दक्षिण हरियाणा से होना चाहिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से अपार सफलता मिली है और जीत का गेटवे दक्षिण हरियाणा है।
अगर आपने ये कहा है तो आपने इसका मतलब अमित शाह जो वायदा करके आए थे आपने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। तो राजीव जी, ये समझा जा सकता है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। नायब सिंह सैनी जी को भाग करके माँ कामाख्या के दर्शन करने के लिए जाना पड़ा है, मन्नत मांगनी पड़ी है कि हे माँ कामाख्या सब कुछ ठीक ठाक कर दो, 17 तारीख को मेरी शपथ हो जाए, ये जो मेरी शपथ ग्रहण पर ग्रहण लगने वाला है उस ग्रहण को दूर करो। ये जाकर के वो माँ कामाख्या से आशीर्वचन लेने के लिए गए हुए। अब माँ कामाख्या उनका मन्नत पूरी करती नहीं करती वो अलग का मसला है, लेकिन अभी जो बीजेपी में चल रहा है राजीव जी, वो काफी ज्यादा गौर करने वाला है। और जैसा कि आप कहा कि अमित शाह को इस समय चिंता होनी चाहिए थी बहराइच की, अमित शाह को चिंता होनी चाहिए थी, अमित शाह को चिंता होनी चाहिए थी मणिपुर की, लेकिन चिंता ये ना होकर के चिंता ये है कि मुख्यमंत्री हरियाणा में कौन बनेगा, ये एक बड़ा राजीव जी सवाल है। तो ये हरियाणा में जबरदस्त तरीके से जो है बीजेपी के अंदर उठापटक चल रही है। और जो अब तक कहते थे डिफरेंट विद अदर्स, ये डिफरेंट विद अदर्स जो है कुछ भी डिफरेंट विद अदर्स नहीं है, ये औरों से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। और किसी भी तरीके से अब ये है कि सुनाई जा रहा है राजीव जी की उसमें 3 नाम तो भी थे ही, उसमें चौथा नाम फिर खट्टर साहब का भी कूदा हुआ है, उन्होंने भी खूंटा गाड़ा हुआ है। तो यानी 4 नाम जो हैं वो इस समय हरियाणा में चल रहे हैं। नायब सिंह सैनी का अभी तक कोई पक्का नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे। देखना ये होगा कि अगर अमित शाह जाते हैं, अगर विधायक दल की बात सुनी जाती है तो जो विधायक वो मुख्यमंत्री बनेगा। और अगर अमित शाह ने जो वायदा किया था कि साहब नायब सिंह सैनी होंगे, तो अमित शाह अब देखना होगा कि अमित शाह किस तरीके से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनवा। बिल्कुल, ये संकट भारतीय जनता पार्टी के साथ बात ये जी अमलेंदु जी, बात ये है कि नायब सिंह सैनी हो या खट्टर साहब हो, राव इंद्रजीत हो या अनिल विज हो, चारों में से कोई भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अमित शाह को जाना पड़ रहा है। संकट कितना गहरा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बीजेपी अमित शाह को चाणक्य कहती है और अपने चाणक्य को भेजना पड़ रहा है। कारण क्या है ये तो समझना होगा। एक छोटा सा प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश नहीं है जहां 2017 में ऐसे ही संकट था, भेजा गया दिल्ली से मनोज सिन्हा को, याद कीजिए, डीएम साहब और तमाम लोग जाके मिल आए थे, सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ भाजी मार गए। तो ये स्थिति जो है वो ऐसी कमोबेश स्थिति, शायद ऐसे हालात बन गए हैं हरियाणा में। और ये बात बीजेपी बहुत सारी चीजें, और बीजेपी का जो मीडिया, सरकारी मीडिया है, वो छुपाता है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं वो छुपा रहे हैं, वो लोग छुपाएंगे, बिल्कुल छुपाएंगे, लेकिन अंदर खाने जो सियासत और उसमें जो संकट, इसकी चर्चा होनी चाहिए। और इसके अलग अलग रूप हैं इस संकट के, वही हम यहां इस कार्यक्रम के जरिए आप तक ला रहे हैं। आप देख लीजिए, आपको लग रहा होगा कि बहुआयामी, बहुत अलग अलग मल्टी डायमेंशनल बातें हम कर रहे हैं। हम अभी कनाडा की बात भी कर रहे थे, हम बहराइच की बात भी कर रहे हैं, हम फिर महाराष्ट्र मुंबई की बात कर रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की, फिर हम बात कर रहे हैं इधर हरियाणा की भी बात, तुरंत उमर अब्दुल्ला की भी हमने कर ली कि वो 16 तारीख को 11:30 बजे शेर कश्मीर स्टेडियम में शपथ ले रहे हैं, ये सब। लेकिन इन सब के पीछे जो संकट है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। इस संकट को अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देश किस दिशा में जा चुका है, जा रहा है नहीं, जा चुका है। और ऐसे में इन 2 नहीं बल्कि 3 राज्यों के चुनाव, आज की तारीख आप देख लीजिए, आज तारीख है 14, 26 नवंबर आखिरी दिन है महाराष्ट्र विधानसभा के लिए, क्योंकि 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा, नई विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। आज 14 अक्टूबर है, 26 नवंबर की बात कर रहा हूं, और चुनाव की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा नहीं हुई अभी तक। इधर झारखंड में चुनाव की घोषणा शायद हो जाए इन सब के साथ, अगर दिल्ली की भी तो बहुत अच्छी बात। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात होती है। पंकज चतुर्वेदी जी, जरा उसी दिशा में आपसे भी समझना चाहता हूं, चाहे वो हरियाणा हो, जरा हरियाणा पे भी आपके विचार, और उसके अलावा इस चुनाव से पहले कि ये क्या रणनीति है, हम जिस तरह बात कर रहे हैं, और जो अभी मैं ईवीएम को लेके भी कह रहा था कि विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, ईवीएम को लेके विपक्ष को अगर, और पर्सनली मुझे ईवीएम पे भरोसा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जितनी सारी चीजें रखी गई, दलीलें रखी गई, उस सुप्रीम कोर्ट में दोनों जजों के बीच
दोनों जजों के सामने जब चुनाव आयोग के अधिकारी ने अपनी बातें रखनी शुरू की तो बहुत ऐसी ऐसी चीजें पंकज जी आई थी जो शायद आप और हम नहीं जानते थे। ईवीएम को किसी लैपटॉप से जोड़ा जाता है, ईवीएम का जो वो है सिंबल यूनिट को अभी तक यही कहा जाता था कि किसी से जोड़ा नहीं जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जी, तो बहुत ऐसी चीजें हैं और जिस पर मुझे भरोसा नहीं होता, मैं पर्सनली कहूं। लेकिन आखिर लड़ेगा कौन? मैं जाके लड़ूंगा अकेले या पंकज चतुर्वेदी जी लड़ेंगे? इसके लिए तो सियासी दल को आना होगा, और वो क्यों नहीं आ रहे हैं? ये भी एक सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में राहुल गांधी हैं, सवालों के घेरे में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सवालों के घेरे में अखिलेश यादव हैं, सवालों के घेरे में ममता बनर्जी हैं। मैं तमाम विपक्षी दलों को कहता हूं, क्यों नहीं आ रहे ईवीएम के खिलाफ खुलकर? अगर आप अपने तमाम, क्योंकि भरोसा उठ रहा है, हमारे तमाम साथी उनका भरोसा उठ रहा है। अभी विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे पंकज जी, और उसमें अचानक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जैसा रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के बाद भरोसा उठ गया बहुत हमारे तमाम मतदाताओं के, इस देश की जनता का भरोसा उठा है कि नहीं, वोट देने ही नहीं जाएंगे हम। उनका ये कहना वोट नहीं, और कई लोगों ने वोट नहीं डाले। भाई आपको वोट तो डलवाना होगा ना, और उसके लिए निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र चुनाव और ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जहां कोई बेईमानी ना हो। आप 90 के दशक की बात याद दिलाते हैं, जब बूथ लूट लिए जाते थे, जब बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। नरेंद्र मोदी यही पिछले दिनों कह रहे थे। इसलिए पंकज जी जरा आपसे इस पर आपके विचार जरूर जानना चाहूंगा। व्यक्तिगत रूप से जैसा आपने बोला राजीव जी, मैं भी उस ईवीएम पर भरोसा नहीं कर सकता हूं जिसको बनाने वाली जो कंपनी BEL है, उसके 4 डायरेक्टर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सीधे पदाधिकारी होते हैं। अभी एक पानीपत शहर के काउंटिंग की घटना में आपको सुनाता हूं। पानीपत काउंटिंग में 2 चरण तक कांग्रेस आगे रही। अचानक काउंटिंग के नतीजों को बाहर देना बंद किया और फिर वो पेटियां आनी शुरू हुई जिसके अंदर बैटरी 99% थी, और वो जितनी 99% वाली बैटरी थी उन सब में बीजेपी को 65% से प्लस ऊपर वोट मिले। और जिन ईवीएम में बैटरी 78-76% थी उसमें कांग्रेस को ज्यादा मिले। ये अभी ऑन रिकॉर्ड है, उसकी कंप्लेंट बकायदा चुनाव आयोग को की गई है। तो ईवीएम पे भरोसा ना होना ये बात तय है। लेकिन चूंकि क्या है कि कांग्रेस या विपक्षी दल इस चीज को आम आदमी को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत वाइसली क्या करती है, कुछ जगह पर कांग्रेस को जिताती है, कुछ जगह विपक्षी दल को जिताती है जी, और बोलते अच्छा तब जीते तो तुम नहीं था। जबकि कांग्रेस ये नहीं बता रही है कि तेलंगाना और बेंगलुरु के चुनाव में किस प्रकार से सेन पित्रोदा ने पर्सनली अपनी पूरी टीम को लगाकर वहां पर हैकिंग और इस तरीके की चीजों को मतदान केंद्र स्तर पर कंट्रोल कर लिया था। हम इस प्रकार का मैकेनिज्म दूसरे राज्यों में तैयार नहीं कर पा रहे हैं। और अमलेंदु जी जो कह रहे थे कि मां कामाख्या के दर्शन करने गए थे, सैनी जी कामाख्या के दर्शन करने नहीं गए थे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा अमित शाह के बाद में जो सबसे बड़ा ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ में सबसे ज्यादा अपराधी और आतंकवादी हैं, तो वो हेमंत शर्मा है। इस समय सबसे बड़ा फंडिंग करने वाला कोई आदमी है जिसकी बीवी की कंपनी के नाम पर माजुली द्वीप की 2 एकड़ जमीन अभी खरीद ली गई है। सबसे बड़ा फंडिंग करने वाला हेमंत शर्मा है। जब जहां पर मैन पावर से काम नहीं चलता और जो मसल पावर की जरूरत होती तो अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया जाता है और हेमंत शर्मा का आशीर्वाद लेने के लिए नायब सिंह सैनी को असम भेजा जाता है। अभी चर्चा तो ये भी सुनी जा रही है कि पूर्वांचल में इतने बड़े झंझट और विवाद का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है केंद्र सरकार से प्रायोजित है बहुत सारा चीज, और वो चाहते हैं कि मनोज सिन्हा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने और राम माधव कश्मीर के LG बने। इस पूरे बदलाव के लिए ईस्टर्न यूपी के उस हिस्से को में इतना उपद्रव उधम किया जा रहा जिससे प्रूव किया जा सके कि भाई ये तो अब इनके बस की बात नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी में अंतर्विरोध
और लैग पुलिंग कांग्रेस से ज्यादा है। लेकिन सत्ता और पैसा दो ऐसी चीजें होती हैं जो हर कुकर्मियों को जोड़ के रखती है। आप देखिए कि शराबी होता है, सटोरिया होता है, जुआ खेलने वाला होता है, अनजान शहर में जाता है, उसको रेलवे स्टेशन में अपने तरीके के 4 लोग मिल जाते हैं, 2 उसको अपने घर में ठहरा लेते हैं। तो ये जो एक काकस बना हुआ है, अब प्रकाश हिंदुस्तानी जी शायद आए नहीं, प्रकाश भाई ने बाबा सिद्दीकी का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया कि वास्तव में उसको हम, ये अडानी एंगल है उसके अंदर भी। आज केन्या के प्रधानमंत्री हो, पूर्व प्रधानमंत्री का वीडियो सोशल मीडिया बहुत वायरल है, जिसके अंदर वो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं नरेंद्र मोदी ने मुझको अडानी से परिचय कराया और बोला कि अपने यहाँ की वित्तीय और माइनिंग और ये सबकी चीजें उसमें अडानी की कंपनी के लोगों को विजिट कराओ। तो असल चीज ये है कि हमारे यहां दुर्भाग्य से पैसा और पावर दोनों भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने अपने हाथ में रखा। 25 साल मध्य प्रदेश में शासन करने के बाद में उन्होंने व्यापम के जरिए इतने सारे आरएसएस का पूरा केडर अंदर भर दिया। उत्तर प्रदेश में जिन जिन जगहों पर जहां उपचुनाव होने हैं वहां पर यादव या मुस्लिम टीचर्स हैं जिनकी वहां पर चुनाव कर्मचारी अधिकारी बनने की संभावना होती, उनको साजिश के तहत सस्पेंड किया जा रहा है कि इसने हिंदू लड़के का नाम काट दिया, इसने कुछ गलत पढ़ा दिया, इसने मांस मंगा लिया। इस प्रकार का पूरा एक षड्यंत्र किया जा रहा है। आखिर उनको कौन रिप्लेस कर रहा है? हरियाणा में बड़े स्तर पर जो मैनिपुलेशन ईवीएम्स का हुआ, उसके अंदर ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय शामिल थे जिनको कह रहे थे ना बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिल गई, और बिना पर्ची और खर्ची के तो थे लेकिन नीचे खाकी पहने हुए थे। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वो इन सब चीजों पर निगाह नहीं रख पाती है। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि उसकी जो टीम है वो चुनाव के पहले मतदाता सूची का परिष्करण नहीं कर पाती है, न उसको देखती है। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वहां पर सब नेता हैं, कोई भी कार्यकर्ता बनने को तैयार नहीं है। राजू जी, मैं आज एक बहुत अनूठी चीज बता रहा हूं आप लोगों को जी। इस देश में सबसे पहले सन 77-78 में बाल कांग्रेस का गठन हमने किया था। रतलाम जिले में जगह जावरा, वहां पर हमारे पास में 100 बच्चे थे 12 से 14 साल के। हमारी जो टीम थी वो चुनाव की पर्ची लिखा करती थी, मतदाता पर्ची, और हमारी जिम्मेवारी थी हर घर में देके जाने की। इंदिरा गांधी की जब गिरफ्तारी हुई थी तो हमारी पूरी टीम रतलाम गिरफ्तारी देने गई थी, जहां सुदीप बनर्जी कलेक्टर हुआ करते थे। हमने उस समय पार्टी के लोगों को काम करते हुए देखा है कि जो पर्ची बनाने से लेकर, दरी बिछाने से लेकर, माइक की व्यवस्था से लेकर सब करते थे। आज कांग्रेस पार्टी का जो दुर्भाग्य है, देखिए आपको तारीफ करनी पड़ेगी, बीजेपी का कार्यकर्ता इस मामले में मरने मारने को उतारू रहता है। चुनाव के 6 महीने पहले जाहिर है उसको पैसा मिलता है, वो मतदाता सूची देखेगा, कौन लोग मर गए हैं, कौन लोग वहां से हट गए हैं, उन सबको मार करेगा, उनके नाम के फर्जी वोट कैसे डलवाना है उसकी व्यवस्था करेगा। ये एक पुराना तरीका भी होता था, जो अब मतदाता पहचान पत्र के कारण थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। मरे हुए विस्थापित हो गए, जो लोग घर छोड़ के चले गए, उनके वोट कैसे 7 बजे से 8 बजे तक डलवा लिए जाए, ये सब कर लेते हैं। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता उनको देखता ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जहां पोलिंग स्टेशन होता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो पोलिंग एजेंट बैठता है उसको 5 बार खाना हो रहा है, तो कांग्रेस का एजेंट को 11 बजे बड़ी मुश्किल में 4 पूड़ी और आलू की सब्जी आती है, तब तक बीजेपी का कार्यकर्ता उसको अपना खाना खिला चुका होता है। तो शाम को 5 बजे जब पेटी पैक होने वाली होती है तो उसके अंदर क्या कोडिंग और डिकोडिंग हो रही है, उसका कांग्रेस का कार्यकर्ता इतने दबाव में रहता है उसकी पूड़ी और माल के कि उसको देखता ही नहीं। मध्य प्रदेश का पूरा चुनाव ऐसे देखा है मैंने अपने सामने, कांग्रेस ऐसे चुनाव हार गई। वहां पर मेरे यहाँ छतरपुर में मेरा कजिन जो 10 साल से 1 रुपए का खाना का चला रहा था पज्जन, आलोक चतुर्वेदी, जिसके पास में अपने पर्सनल 50 जो टैंकर थे उनसे लोगों को पानी पहुंचा था। पज्जन चाचा सड़क पे निकल जाए तो लोग कहते थे कि हम इनके कदम अपने हाथों में रख ले, 3000 वोट से हार गया।
और 3,000 वोट से हरवाने के लिए क्या किया बीजेपी ने, एक तो बीएसपी के कैंडिडेट को खड़ा किया, इसको 25,000 वोट मिले, और फिर ये जितने कार्यकर्ताओं वाले लोग थे उनकी पेटियां बदली। तो ये कांग्रेस और विपक्षी दलों का दुर्भाग्य हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के समय इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। समाजवादी पार्टी के पास में ग्राउंड लेवल तक टीम है और कांग्रेस के बाद दिमाग था, तो ये लोगों ने इस बार वहां पर जो फ्लश होना था उसको रोक रखा। तो ये जो काम है इनको ही करने पड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ऊपर का महल तो 7 मंजिल का वो ऑफिस है जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे मिंटो रोड पे बना हुआ है, लेकिन उसमें अंदर जो अलमारियां, अधिकांश कमरे खाली हैं। आप जाके देखिए, वहां बहुत अच्छा फर्नीचर रखा, लेकिन बैठने वाले नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपने आप में खूबसूरत बाहरी इमारत है, इसके अंदर एक धक्का और दो वाली इनके साथ होने वाला है। बिल्कुल। आप देखिए, ये सरकार के लोग जो हमारे मोहन भागवत जी हैं, वो अपने भाषण में मार्क्सिस्ट को एक प्रकार से कुचलने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को अचानक हिंदू एकता की याद आ जाती है। जो संस्था 100 साल हो रही है, वो अपने ठीक बगल के देश में बांग्लादेश में तो आज तक आरएसएस की एक शाखा नहीं बना पाई जहां पर हिंदुओं को आपकी जरूरत थी। पाकिस्तान में विश्व हिंदू परिषद नहीं पहुंच पाई। विश्व हिंदू परिषद पहुंची यूरोप और अमेरिका में, जहां से उसको चंदा लेना होता है। भाई विश्व हिंदू परिषद हो तो विश्व के हो तुम तो बांग्लादेश में भी विश्व हिंदू परिषद होना चाहिए थी। तो ये असल में क्या है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो इन लोगों ने तुलसीकृत रामायण को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, और आप लोगों को शायद विवादास्पद लगे, लेकिन बात सही कि तुलसीकृत रामायण को इस देश में और जनमानस में स्थापित करने में अंग्रेजों की बहुत बड़ी भूमिका रही, और क्यों रही है उसके बड़े सामाजिक कारण थे। तो उसके अंदर जब युद्ध होता है तो युद्ध के अंदर ढेर सारा भ्रम पैदा किया जाता है। अचानक 20 रावण दिखते हैं, 50 कुंभकर्ण दिखते हैं, 10 मेघनाथ दिखते हैं, अचानक मांस मज्जा की बारिश होने लगती है। तो ये सब भ्रम फैलाने में और इस प्रकार के त्राटक क्रिया करने में आरएसएस और बीजेपी के लोग माहिर हैं। और कांग्रेसी नेता अभी भी अपने जो पुराने तरीके हैं, जो पुराना जमींदार होता था ना कि मेरी तो जमींदारी चल रही है, उसी स्टाइल पे चल रहे हैं। आप राहुल गांधी की मेहनत पे कब तक जियोगे, कब तक? जी बिल्कुल, आप सही। आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रहा था कि इसके आगे आप कुछ बोलने वाले हैं, इसलिए मैं चुप था। जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आखिर राहुल गांधी की मेहनत पर कब तक आप, और राहुल गांधी अनवरत मेहनत कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, लेकिन साथ देने वाले कितने लोग हैं? राहुल गांधी का साथ देने कितने लोग आ रहे हैं? जी, इसकी शासन है जी, तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में, तीनों जगह आज आरएसएस अपने वही 1947 के तरीकों से अव्यवस्था फैलाए हुए, अराजकता फैलाए हुए और अल्पसंख्यकों के प्रति अविश्वास फैलाने की पूरी कोशिश कर रहा है जी। और कांग्रेस वैचारिक रूप से इनसे नहीं निपट पा रही है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता वैचारिक रूप से सड़क पे नहीं दिख रहा है इन सांप्रदायिक हरकतों के खिलाफ। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा सुक्खू साहब के गवर्नेंस को देखिए और उनके सरकार के बारे में कितनी सारी खबरें दिल्ली मीडिया चलाता है, दिखाता है, ये देख लीजिए। और फिर सुक्खू साहब इंटरव्यू भी उसी मीडिया में बैठ के देते हैं, ये भी देखिए। तो ये सब समझने की ज़रूरत है। और इसमें चाहे कमलनाथ हो, चाहे भूपिंदर सिंह हुड्डा हो, या ऐसे और भी कई नाथ हैं, क्या बात करूं मैं इन सब की। लेकिन समझना ज़रूरी है कि राहुल गांधी जिनका चेहरा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कांग्रेस में अकेले हैं, ये तय मानिए। खैर, हेमंत कुमार जी, राहुल गांधी का जिक्र हो आया, इसलिए आया क्योंकि यही एक उम्मीद दिखाई देती है, और हमारी आपकी नहीं, इस देश के बहुत लोगों की। जब राहुल गांधी पैदल चल रहे थे, पहली भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा, दोनों को कवर किया हूँ, बहुत नज़दीक से देखा हूँ। और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग,
कोच्चि में जब मैं केरल में इस यात्रा को कवर कर रहा था तो वहां लाल झंडा लिए हुए लोग, सरकार तो लाल झंडे की है, सीपीएम की सरकार है वहां पे, और वो खड़े होकर राहुल गांधी का स्वागत कर रहे थे, उनके इंतजार में वो खड़े थे केरल में। और ऐसी तस्वीरें कई राज्यों में आई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बड़ा काम, और ये इसलिए नहीं कि यात्रा की तारीफ कर रहा हूं मैं बैठकर, यहां एक जो नैरेटिव और एक पैरेलल वैकल्पिक राजनीति नरेंद्र मोदी के सामने दिखाने करने की जो कोशिश राहुल गांधी ने की, उसको कितने लोगों ने आगे बढ़ाया। और अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आप जहां थे वहीं रह जाएंगे, चाहे कांग्रेस के लोग हों या कांग्रेस के साथी दल जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो भी हों। कुछ एक लोग दिखाई देते हैं, हेमंत सोरेन दिखाई देते हैं, उनकी पत्नी दिखाई देती हैं आज की तारीख में, कमोबेश महाराष्ट्र में अच्छा दिखता है, इसमें नो डाउट, चाहे उद्धव ठाकरे हों चाहे शरद पवार हों, वो दिखते हैं इंटैक्ट, इन लोगों का वो दिखता है। लेकिन ममता बनर्जी की बात करें या बात हम इनकी करें, इधर आम आदमी पार्टी की करें, तो थोड़ा सा ये डिस्टेंस दिखाई देने लगता है। इस पे कभी और चर्चा हम करेंगे। लेकिन हेमंत जी, चर्चा जो हम कर रहे हैं उसमें बीजेपी की चर्चा हम कर रहे हैं, और यहाँ से देश की सियासी हालत खराब क्यों हो रही है, देश संकट की ओर क्यों बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज महंगाई दर सरकार ने ही, सरकारी जो महंगाई दर के आंकड़े आते हैं वो आज आ गए हैं, सब कुछ महंगा। महंगाई दर 1.84% की बढ़ोतरी महंगाई दर में। अभी प्रतिशत और ये सब आंकड़े आम जनता को समझ में नहीं आते, लेकिन आम जनता को ये समझ में ज़रूर आता है कि कल जो चावल खरीदने गए थे, कल क्या कीमत थी आज, या राशन घर के लिए जो पिछले महीने हमने खरीदा था और हमने राशन पे 3,000 रुपये लगाए, तो इस महीने क्या 3,200 देना पड़ा या 3,500 देना पड़ा, या 3,000 की जगह 2,900 में ही काम हो गया विदाउट कटौती। ये तो देखना होगा ना। और जब इन चीजों को आप देखेंगे तो फिर लगता है कि नहीं, देश किसी संकट की ओर बढ़ रहा है। हेमंत कुमार जी। राजीव जी, ये इस देश की त्रासदी है कि जिस महंगाई के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर बीजेपी ने माहौल बनाया, अन्ना उसके क्रूसेडर बने हुए थे कांग्रेस के खिलाफ, और बहुत सारे तो उसमें फर्जी मामले थे। लेकिन आज की तारीख में महंगाई इस देश में कोई मुद्दा ही नहीं रह गया हुआ है। अब बताइए कि लेकिन इसके पीछे कौन है? जनता करा रही है महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण घर तबाह हो रहे हैं, जो युवा पीढ़ी है तबाह हो रही है। लेकिन नीचे के लेवल पर इस पर चर्चा क्या होती है कि हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए, और पेट्रोल अगर 5,000 रुपये लीटर भी हो जाए तो हमको खरीदना चाहिए। तो इस तरह का जो माहौल बनाने वाली जो पूरी मशीनरी बीजेपी ने, आरएसएस ने जो तैयार की है, इस देश के लोगों के दिमाग में गोबर भरने की जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया ने ये महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, भुखमरी के सवाल पर, आर्थिक असमानता के सवाल को पृष्ठभूमि में डाल दिया है। और यहीं पर जो सवाल आपने कहा, राहुल गांधी अपनी पार्टी में अकेले पड़ गए हैं, मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी तो चोट बिल्कुल निशाने पर करते हैं, इसलिए बीजेपी बहुत तिलमिलाती है, संघ प्रमुख तिलमिलाते हैं, नरेंद्र मोदी जी तिलमिलाते हैं। लेकिन राहुल गांधी की बातों को मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसा कि पंकज जी ने कहा कि ये इन्होंने अपने छात्र जीवन में बाल कांग्रेस बनाया था, तो ये इस लेवल पर पार्टी को पूरा मोबिलाइज करने की जो जिम्मेवारी है, इस पर कोई काम हो रहा है क्या? मुझे लगता है कि नहीं हो रहा है। देखिए, कोई पार्टी संगठन ही तो आपके लिए जमीन पर काम करता है, तो पार्टी संगठन अगर जमीन पर पूरा एक्टिव नहीं होगा, पूरा उसमें मोबिलिटी नहीं रहेगी, मुद्दों को लेकर के उसके भीतर में जो वो चेतना नहीं रहेगी, क्योंकि मुद्दों को सिर्फ आप एक ये गाय पर छपे लेख की तरह अगर ग्रहण करेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मुद्दों को आप कितना मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे तक जनता के बीच में कैसे ले जाते हैं, ये नहीं हो रहा है। और हरियाणा का तो एक उदाहरण है कि हरियाणा में आरएसएस ने पूरी ताकत लगा दी, अपना पूरा ये दांव पर लगा करके चुनाव जितवाया है।
नहीं तो वहां चुनाव जीतना इनके लिए बिल्कुल मुश्किल था। और आरएसएस फिर महाराष्ट्र और झारखंड में ये प्रयोग करने जा रही है कि गांव गांव में, घर घर में अपने लोगों को भेजना है और माफी मांग करके वोट मांगना है, पांव पकड़ के वोट मांगना है। तो इस लेवल पर जो माइक्रो लेवल पर जो काम होता है, ये काम करने के लिए और लोगों के भीतर जो ये नफरत और घृणा का जो माहौल बनाया जा रहा है, इसको अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो आप कैसे लड़ेंगे? ये आप हरियाणा के चुनाव में बिट्टू बजरंगी को बड़े बड़े मंत्रियों के साथ मंच शेयर करवाया गया, ये साधारण बात है क्या? एक गुंडा मवाली उसको मंच शेयर करवाया जाता है? यति नरसिम्हानंद जो है उस मवाली को, उस गुंडे को पूरी छूट मिली हुई है नफरत फैलाने के लिए। वो घूम घूम करके लोगों के बीच में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और सेना और पुलिस की हमको कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग एकजुट हो जाए तो ये देश ठीक हो जाएगा। किसके खिलाफ एकजुट होने की बात करता है यह बदमाश? इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो आज जो कह रहा था कि लोग बहुत संभल के बोल रहे हैं, संभल के बोल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आग उगलने लगिए, लेकिन आपको लोगों को इतना कॉर्नर किया जा रहा है कि वो मुसलमान शब्द बोलने से परहेज कर रहे हैं। आज की तारीख में बहराइच में एक तरफा वहां पर सब कुछ हो रहा है, प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, लोगों पर एक तरफा जुल्म कर रहा है, और पांचजन जैसा जो इसका आरएसएस का जो मुखपत्र है उसका वो लगातार ट्वीट कर रहा है, मुसलमान दंगाइयों की लिस्ट जारी कर रहा है, उस पर किसी की निगाह क्यों नहीं है? तो ये जो पूरा जो माहौल बनाया जा रहा है राजीव जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये एक पूरा खतरनाक खेल है। और इस पे चुनाव तो सामने है ही कि चुनाव जीतना है, ध्रुवीकरण करना है, सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करना है पूरे समाज को, और दूसरा ये है कि इसका लॉन्ग टर्म में इस समाज को एक तरह से विभाजित समाज बनाना है, जो एकजुट समाज, जो जिस रूप में हम लोग देखते हैं कि यह समाज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग का मिला जुला एक कंपोजिट सोसाइटी है, एक बहुलतावादी सोसाइटी है। इस सोसाइटी के बिना यह देश चल नहीं सकता है। यह देश आज तक अगर एकजुट रहा है, यह देश अगर इतना बहुरंगी रहा है, तो उसके पीछे यही सोच है, यही पूरी हमारी जो रवायत है, यही इसको आगे लेकर जा रही है। इसको पूरी इस परंपरा को खत्म करने के लिए बीजेपी, आरएसएस पूरी तरह से ये लोग लगे हुए हैं, और इसमें सब लोग अपने अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। विधायक, कार्यकर्ता, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री जी, आरएसएस प्रमुख, सब लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये खतरनाक है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के संपूर्ण चरित्र को बदल देना चाहते हैं। जो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान जो एक बहुलतावादी समाज की कल्पना करता है, हम भारत के लोग की जो कल्पना करता है, उस हम भारत के लोग की कल्पना को नेस्तनाबूद करने की दिशा में ये बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए ये इस तरह का माहौल बना रहे हैं। और बहराइच तो एक तरह से एक नमूना है। इस तरह के पूरे देश के गली गली में ये चाहते हैं कि इस तरह का माहौल बने, और सब जगह ये गाना वो जो है वो तो एक तरह से बारूद की का पुड़िया है, वो सब जगह बजवाया जाए, घरों पर जबरदस्ती चढ़ जाया जाए, मस्जिदों पर चढ़ करके झंडा बांध दिया जाए, और उसके बाद दंगे शुरू हो जाए, और उसमें कहा जाए कि देखिए ये मुसलमानों की लिस्ट है, ये मुसलमान दंगाई है। ये माहौल ये बनाया, ये खतरनाक है इस देश के लिए। और ये यहाँ पर आज की तारीख में पार्टियों को निकलना पड़ेगा। आपको सड़कों पर बहुत सारे मसले देश के जो हैं वो संसद के भीतर नहीं तय हुए हैं, सड़कों पर तय हुए हैं। आपको सड़क पर उतरने का वक्त अब आ गया हुआ है। अब आप सिर्फ अंक गणित के हिसाब से इस देश की सियासत को नहीं संभाल सकते हैं, आपको जनता के बीच में उतरना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जरा संजय जी क्लोजिंग कमेंट किस दिशा सही है जी प्लीज। हेमंत जी कह रहे हैं आपने भी कहा, सब लोगों ने कहा कि कांग्रेस वो नहीं कर रही है या कर पा रही है जो उसको करना चाहिए। तो बेसिकली इसके लिए पैसा चाहिए और लोग चाहिए। लोग नहीं है, लोग वही आगे आएंगे जो जिनके पास पैसा है, कम से कम अपनी नौकरी है, वही लोग तो आगे आएंगे। तो वैसे लोग नहीं रहे। 10 साल में बीजेपी ने इतने लोगों को खराब किया है, जो भी इंडिपेंडेंटली काम कर सकता था सबको कमजोर किया है, सबको खत्म किया। और जो ईडी सीबीआई के जरिए जो कोई भी थोड़ा बहुत पैसा वाला था और अपना पैसा लगा सकता था पार्टी के काम के लिए या जन सेवा के लिए, उन सब लोगों को ईडी सीबीआई के जरिए या तो दबाया गया, डराया गया है, या बीजेपी में शामिल कर दिया गया है। और इसके बावजूद अगर कुछ लोग बच गए हैं
तो उनकी हिम्मत नहीं रह गई है कि वो जाकर कांग्रेस के लिए काम करे या बीजेपी के अगेंस्ट में हो जाए। तो इस तरह की स्थिति में कांग्रेस के साथ काम करने के लिए, राहुल गांधी के साथ काम करने के लिए कौन मिलेगा? राहुल गांधी की स्थिति ये बना दी गई है कि पप्पू है वो तो है ही है। अभी भी लोग कहते हैं, ये सब होने के बावजूद अभी भी लोगों को लगता है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में कोई मुकाबला नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी कहीं नहीं टिकेंगे, किसी भी तरह से नहीं टिकेंगे और ये सबको पता है। अब तो दिखाई देने लगा है बिल्कुल, लेकिन जो छवि है उसमें आम आदमी अभी भी समझता है। जैसे ये जलेबी वाला प्रकरण था, राहुल गांधी ने क्या गलत कहा था, बहुत सही बात कही थी और देखिए उसको कैसे बना दिया गया। और अगर हम नई नई चीजों का नहीं करेंगे। संजय जी थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा। राहुल गांधी, सबसे ज्यादा भय राहुल गांधी से अगर किसी को है तो वो नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को ये है, मानिए। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूं, राहुल गांधी को कोई खारिज नहीं कर रहा आज की तारीख में। अगर खारिज करता, मैंने वो कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से, कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। और जो नहीं समझते हैं जो लोग, वो लोग राहुल गांधी के खिलाफ है। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी अकेले ही बच गए हैं इस स्थिति में कि वो कुछ कर सके या कर पाए। मतलब अगर राहुल गांधी को के पीछे ही ऐसे पड़ जाते हैं या राहुल गांधी को ऐसे नुकसान कर पाते हैं तो कोई दूसरा उभर ही नहीं पाएगा, कोई दूसरा काम कर ही नहीं पा रहा है। मेरे कहने का वो मतलब है कि अगर राहुल गांधी अकेले, जैसे ईवीएम है, जैसे ईवीएम है, तो ईवीएम के लिए अगर कुछ काम किया जाना चाहिए या महमूद प्राचा कुछ कर रहे हैं तो उनका साथ देना चाहिए। तो जो जाएगा उनके साथ, महमूद प्राचा अगर टिके हुए हैं तो हो सकता है उनके पास ईडी सीबीआई का कोई केस नहीं हो, लेकिन अगर कोई गया उनको सपोर्ट करने लगा, अगर किसी ने उनको पैसे दे दिए, पैसा उनको भी जरूरी होगा, उनको भी चाहिए होगा, तो तुरंत उसके खिलाफ ईडी सीबीआई लग जाएगी या नहीं लगेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कोई भी उनके पास नहीं जाएगा या जाने में थोड़ा हिचकेगा, डरेगा। ये स्थिति हर जगह हर तरफ बना दी गई है। तो ये बहुत मुश्किल स्थिति है किसी के लिए भी। कोई चाहता भी है तो उसके लिए काम करना मुश्किल है और जो जाता है उसको तो परेशान किया ही जा रहा है। तो इस तरह से मतलब एक अजीब तरह का चक्र बन गया है जिसमें सब लोग फंस गए हैं और उससे निकलना मुश्किल है। हो सकता है लोग मजबूरी में राहुल गांधी का विरोध करते हो सकता है लोग मजबूरी में नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हो, लेकिन ये स्थिति बन गई है कि आप नरेंद्र मोदी का विरोध करोगे तो आपके पीछे लगा दी जाएगी सेना। ठीक है, सबके पीछे नहीं लगा पाते, सब जगह सफल नहीं होते लोग, लेकिन डरने वाला तो डरेगा ही, जो डरता है वो डरता है। तो ये स्थिति बहुत मुश्किल है और मुझे लगता है कि इसीलिए दिक्कत हो रही है। जैसे ईवीएम का मामला है, मतलब ईवीएम में अगर प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर इस हद तक नीचता की जाएगी कि जब वो खुद हार गए तो उन्होंने खुद कह दिया कि ईवीएम मर गया कि जीत गया, मर गया कि जिंदा है। और जब अब उससे जीत गए हैं और ईवीएम में जो बैटरी वाला मामला है वो तभी लाया जाता है, जैसा पंकज जी ने कहा, कि जब बिल्कुल हार पक्की हो जाती है तो आप किसी तरह से ईवीएम ले आते हैं। और उसमें ईवीएम में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को था और मुद्दा बन गया क्या कि 99% बैटरी चार्ज है। अरे उसमें वोट भी ज्यादा था, तो वोट ज्यादा था उसको छोड़ करके और बैटरी ज्यादा है उसकी चर्चा हो रही है। जबकि बैटरी ज्यादा है तो वो भी एक इशू है। और बैटरी क्यों नहीं, वो बैटरी तो पावर बैंक फोन के लिए, मोबाइल के लिए सबको चाहिए, तो उस वैसी बैटरी क्यों नहीं आ रही है। तो जाहिर है कि बहुत गड़बड़ मामला है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है और ये हो रहा है कि ईवीएम पे कोई इशू ही नहीं है। ईवीएम पे क्यों हमको बोलने की जरूरत है या राहुल गांधी को बोलने की जरूरत है? क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन कर रहा है? और अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, तो हम लोग कितने दिन तक क्या कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे? कुछ चीजें हुई हैं, जैसे काफी कुछ हुई है। जैसे ये बैटरी वाला मामला, संजय जी, जैसे बैटरी वाला मामला है, एक मिनट, बैटरी वाला मामला, इस मामले को कांग्रेस पार्टी अपने डेलीगेशन के साथ जाकर इन लोगों ने वहां ज्ञापन भी सौंपा है। और इस मसले पे चुनाव के दरमियान और हर चुनाव के बाद कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको लेकर ये न सिर्फ चुनाव आयोग बल्कि राष्ट्रपति तक भी गए हैं। चुनाव में निष्पक्षता हो, चुनाव में सुधार की बातें हों, इन सब को लेकर गए हैं। लेकिन यहाँ मात्र उससे काम नहीं चलने वाला। मेरा कहना है, मेरा मानना है कि ये इसे एक आंदोलन की तरह खड़ा करना होगा, तभी इस मसले को थोड़ा और मजबूती के साथ, क्योंकि देखिए चुनाव आयुक्त आप अपने हिसाब से नियुक्त कर रहे हैं। अब आपने जो नियम बना लिया है उस हिसाब से आपके ही एक प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री के कैबिनेट का एक मंत्री होगा, दो और एक विपक्ष का नेता होगा। दो जब अपनी एक तरफ है, 3 लोग हैं, 3 में से 2 जिधर जाएगा वो उसका आयुक्त होगा। तो ये आपने बना लिया, तीनों आयुक्त आपने चुन लिए,
ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। उसके बाद उसके बाद ईवीएम को लेकर BEL की बात बताई पंकज चतुर्वेदी जी ने। 4 डायरेक्टर और चारों के चारों जो हैं वो बीजेपी के अधिकारी हैं। तो आप समझ सकते हैं शक की सुई जाती है और इसीलिए लड़ना जरूरी है। अगर सब कुछ ठीक है तो बता दीजिए, आप साबित कर दीजिए सब कुछ ठीक है। कम से कम वोटर्स जो आज निराश हो रहा है वो निराश तो नहीं होगा। चलिए मान लिया 2 पल के लिए बीजेपी के लोग अगर कह रहे हैं कि फालतू का इस पर विपक्ष जो है वो आवाज उठा रहा है, चलिए ठीक है, मान लिया आपकी बात सही है, मान लिया, लेकिन उसके लिए आपको साबित तो करना होगा। आप साबित नहीं कर रहे हैं, आप जिस भी हिसाब से हो, क्योंकि सत्ता आपके पास है, आपने कह दिया हम मान लें, बस ऐसे नहीं हो सकता ना। इसीलिए संजय जी कि इन मसलों पे चर्चा की बहुत ज़रूरत है और आने वाले समय में इसको लेकर आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है। चुनाव दर चुनाव बातें होती रहेंगी और बहुत कुछ, जब चुनाव आयोग के खिलाफ और इसी ईवीएम के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी, उस पर सुनवाई हो रही थी, क्योंकि इस सुनवाई को हम लोगों ने एक एक बात को बहुत नज़दीक से देखा, समझा और अपने लाइव कार्यक्रम के जरिए पहुंचाया हम अपने तमाम दर्शकों के बीच। इसलिए भी जानता हूं कि इसमें बहुत घालमेल बहुत है और लूप होल्स बहुत हैं और इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। ज़रूरत इस बात की है कि विपक्ष, ये बिन मांगी सलाह है मेरी तरफ से, लेकिन विपक्ष को एक ईवीएम के ऊपर ही एक कमेटी बनानी चाहिए, इंडिया गठबंधन को अपनी कमेटी, जो इस पे लगातार रिसर्च करे। वैसे रिसर्चर्स को आप पराचा साहब का नाम ले रहे थे, ऐसे कई लोग हैं, उन लोगों को साथ में रखें, कुछ इंजीनियर्स को साथ में रखें और इसको लेकर चुनाव आयोग पर दबाव बनाए, प्रेशर बनाने की ज़रूरत है, जिसके बारे में अभी 2 राज्यों के चुनाव का जिक्र कर रहे थे, शायद पंकज जी ही कर रहे थे, कि कैसे इन लोगों ने कर्नाटक का चुनाव और कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और तेलंगाना का चुनाव और उसमें हेराफेरी होने से कैसे रोका। तो ये काम करना चाहिए, लेकिन उसके बाद जब चिड़िया चुग गई खेत वाला हाल नहीं होना चाहिए। खैर, बहुत बहुत जी संजय जी, जल्दी, समय खत्म हो चुका है। अभी मैं ये किताब पढ़ रहा था, पुराने इलेक्शन कमिश्नर थे नवीन चावला की। तो नवीन चावला की किताब में मोटा मोटी यही लिखा गया है कि ईवीएम बहुत सोच समझ के, बहुत टेस्ट करके लागू किया गया था और उस पर हल्ला विरोध बेकार है। 2019 में आई थी किताब, लेकिन उसमें यह भी लिखा हुआ है कि विरोध करने का ही नतीजा है कि वीवीपैट लगा, उसकी संख्या बढ़ाई गई। वो छोड़ दीजिए, वो किताब छोड़ दीजिए, वो तथ्य है, कोई लिखे ना लिखे किताब में, ये तथ्य है। मैं कह रहा हूं उसमें दोनों बातें लिखी हुई है, वीवीपैट आया इसलिए क्योंकि इसमें खामी है और अब उसकी गिनती हो जाए, झंझट खत्म हो जाएगा। इतना ही करना है कि गिनती वीवीपैट के प्रिंट आउट की करनी चाहिए, झंझट खत्म हो जाएगा। और वो नहीं कर रहे हैं, देर से देर वो हो जाएगा, और हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। जो वोट बढ़ जाते हैं वो मतपेटियों में नहीं बढ़ सकते थे। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मतपेटियां लूट ली जाती थी, तो मतपेटियों में 1000 वोट नहीं बढ़ सकते थे, एक डब्बा में 1000 ही वोट आता था, तो कहां से हजारों लाखों वोट बढ़ते। तो वो उसमें नहीं बढ़ सकता था, इसमें बढ़ सकता है। तो इसके हिसाब से इसमें उपाय किया जाना चाहिए, जो किया हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन लोग मान नहीं रहे, बहुत कुछ और तरह उल्टा प्रचार किया जा रहा है। जी, बहुत गुंजाइश है, ईवीएम में सुधार की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज कि सिर्फ वीवीपैट से ही नहीं, फिर से मुझे सब्यसाची दास की रिपोर्ट याद आती है, अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर, रिसर्च उन्होंने किया और उसमें न सिर्फ उसमें ईवीएम बल्कि वोटर लिस्ट से लेकर और काउंटिंग तक कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ होती हैं सबको उजागर किया गया। और उनकी नौकरी खा ली गई, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये 2019 का घटनाक्रम, उस पर उन्होंने रिसर्च किया था। 2024 में आ जाइए, उसके बाद के चुनाव, उससे पहले के चुनाव, विधानसभा चुनावों का को देख लीजिए आप। इन सबको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा चुनाव में गड़बड़ियाँ हैं, लेकिन उसमें सुधार की आवश्यकता है, ज़रूरत है। और उसके लिए सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी। और हम परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये चोरी हमारे वोट की होती है। कोई जीते कोई हारे,
हम आप जैसे लोग जाके लाइन में खड़े होते हैं। कल वोटिंग है, मैं तो पर्सनली चिंता करता हूं कि जाके जल्दी वोट देना है, उसके बाद ऑफिस आना है, फिर लाइव कार्यक्रम करना है। तो मेरी ये चिंता रहती है, कईयों की और चिंता होती होगी। कई जगह पे जो जहां वोटिंग है वहां छुट्टी हो जाती है, हम लोगों का कोई छुट्टी होती नहीं, सुबह 6 बजे से आपको लाइव करना है, तो इसलिए चिंता ज्यादा रहती है। और उसके बाद आप मालूम हुआ कि आपका वोट कोई और चुरा के ले गया, तो तकलीफ होती है। और इसलिए सुझाव एक है कि कम से कम विपक्ष को एक कमेटी बनाकर 25-50 लोग, जितने लोग हों विपक्षी दलों का, और वो लगातार चुनाव सुधार पे और ईवीएम और ऐसे चाहे वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हो, धांधलियां हो, एक परिवार का एक पति जो है उसका वोट किसी और सेंटर पे, पत्नी का वोट किसी और सेंटर में, बच्चों का वोट किसी और सेंटर पे, और कुछ लोगों के नाम काट दिए गए। अल्पसंख्यकों में से कई लोगों के नाम काट दिए गए क्योंकि ये हमारे वोटर नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसी धांधली की खूब खबरें आई, हमारे पास पूरी लिस्ट है, इसलिए मैं ये सब कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, प्रूफ कर दूंगा कोई मांगना चाहेगा तो। मैं तो अभी ईवीएम पे जा ही नहीं रहा हूं, ईवीएम से पहले की जितनी चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब ईवीएम को मैं खारिज कर रहा हूं ऐसा नहीं है। खूब घोटाला, गड़बड़ घोटाला है, और ये बात चुनाव आयोग के लोग भी अच्छी तरह से जानते होंगे। उसके बाद आप विश्वास की बात करते हैं। हाँ, चुनाव पे विश्वास है, भारत के लोकतंत्र पर विश्वास है, भारत के तमाम खंभों पे विश्वास है, लेकिन दीमक जो है उसको हटाइए। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत शुक्रिया हेमंत जी, अमलेंदु जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े इस कार्यक्रम में, आप तमाम साथी, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत गंभीर चर्चा, और ये गंभीर चर्चा इसलिए क्योंकि सियासी संकट की ओर देश है। इस बात को आज आप नहीं मान रहे होंगे, कल जरूर मानेंगे, परसों जरूर मानेंगे। कोई आज माने, कोई कल माने, कोई साल भर बाद माने, कोई 10 साल बाद माने, लेकिन मानेंगे आप जरूर कि आज के ये दौर जो है ये संकट का दौर है, और इससे बाहर निकलना का काम आपको, हमको ही करना है। सियासी दल अपनी रोटियां सेकते रहेंगे, लेकिन उनमें उम्मीदें भी हैं, और किसी न किसी के साथ उम्मीद आपको लगा के चलना होगा, क्योंकि हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है समाचारों का आदान प्रदान करना, आपका काम भी यही है, क्योंकि आप हमें सुनते हैं और आप भी 4 जगह बातें करते हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं इन